डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एडवांस्ड में हमारे पास 3 चैप्टर्स हैं। तीनों ही चैप्टर्स को डिटेल में इसी वीडियो में हम कवर करेंगे। स्टार्ट करेंगे विद लिब्रियोफिस राइटर। तो लिब्रियोफिस राइटर एक सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से हम टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट और मैनेज कर सकते हैं। इसको लिब्रियोफिस के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है और इसकी एक्सटेंशन होती है .odt। आप में से बहुत लोग जानते होंगे एक्सटेंशन का मतलब। जो नहीं जानते हैं उनको बता देता हूँ। जैसे आपके पास कोई ऑडियो की फाइल है, तो ऑडियो फाइल पे अगर आपने ध्यान दिया हो तो नाम के लास्ट में .mp3 लिखा हुआ होता है। उसी तरह से अगर आपके पास कोई इमेज फाइल है तो उसके नाम के लास्ट में .jpg या फिर .png कुछ ऐसा लिखा हुआ होता है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी फाइल का टाइप पहचान सकते हैं। इसको हम एक्सटेंशन बोलते हैं। उसी तरह से अगर मैं कोई राइटर की हेल्प से फाइल बना रहा हूं तो उसके नाम के लास्ट में .odt लिखा हुआ होगा, तो राइटर की एक्सटेंशन होती है .odt। स्टार्ट करेंगे विद द फर्स्ट चैप्टर, इंट्रोडक्शन टू स्टाइल्स। तो क्या होती है स्टाइल, आइए इसको समझते हैं सीधा राइटर से। आपको थ्योरेटिकली पूरे नोट्स मिलेंगे, सब कुछ थ्योरी में कवर भी कराऊंगा, साथ के साथ आपको प्रैक्टिकल्स भी करा दूंगा ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। प्रैक्टिकल एग्जाम तो आपका ऑलरेडी स्कूल में हो चुका होगा, मुझे पता है थ्योरी की ही तैयारी करने आए हो, लेकिन बिना प्रैक्टिकल के आप समझ नहीं पाओगे, इसलिए आपको बेसिक बेसिक मैं आपको यहाँ पे समझा दूंगा। स्टेप्स में हम डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि एग्जाम्स में स्टेप्स आती ही नहीं है। पिछले 4 सालों में एक भी स्टेप का क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन जहां पे मुझे लगेगा कि ये वाली स्टेप का क्वेश्चन आ सकता है तो मैं आपको करा दूंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो, सबसे ऊपर लिखा हुआ है अनटाइटल्ड वन लिब्रे ऑफिस राइटर। तो इसको हम बोलते हैं टाइटल बार। ठीक है, टाइटल बार में आपके पास टाइटल होता है डॉक्यूमेंट का। उसके बाद इसको बोलते हैं मेन्यू बार, जैसे फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्टाइल्स, टेबल, फॉर्म, टूल्स, मेन्यू, ये सब आपको देखने को मिलती है। अब मान लीजिए मैं इसमें कुछ लिखता हूं, मैंने अपना नाम लिख दिया, उसी तरह से मैं एक और नाम लिख देता हूं। मैंने 2 नाम यहाँ पे लिखे। अब मैंने क्या किया, इसको सेलेक्ट किया और इस पे कुछ फॉर्मेटिंग की। फॉर्मेटिंग का मतलब समझते हो, इसकी अपीयरेंस चेंज करना, यानी कि मैंने इसका साइज चेंज किया, इसका फॉन्ट चेंज किया, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कर दिया। उसके बाद इसका कलर भी चेंज कर दिया मैंने। तो मैंने इस पे फॉर्मेटिंग कर दी। अब क्या है, अब मैं चाहता हूं कि दूसरे वाला जो मैंने नाम लिखा है ना, इस पे भी सेम फॉर्मेटिंग मुझे करनी है। तो वो कैसे करूंगा, फिर से मैं फॉन्ट चेंज करूंगा, फिर से साइज चेंज करूंगा? नहीं, ये तो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, जितनी भी मैंने फॉर्मेटिंग पहले की थी उस सभी का एक सेट बना के तैयार कर सकता हूँ, ताकि मुझे जब भी सेम फॉर्मेटिंग कहीं पे अप्लाई करनी हो तो एक सिंगल क्लिक में मेरा काम हो जाए। इसके लिए हमें काम आती है स्टाइल्स। आइए हम समझते हैं। देखो, स्टाइल क्या होती है? Style is a collection of all formatting information which you want to save and then apply on the document। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो एग्जांपल दिया हुआ है स्टाइल का, आपने नाम ले लिया टाइटल स्टाइल, सॉरी फॉन्ट ले लिया टाइटल स्टाइल, और साइज 12, नेम बुकमैन ओल्ड स्टाइल, वेट बोल्ड, अलाइनमेंट लेफ्ट। तो इस तरह से आपने फॉर्मेटिंग चूज कर ली, तो उसका एक सेट तैयार हो गया हमारा। कैसे करते हैं अप्लाई, कैसे क्रिएट करते हैं, वो सभी हम समझेंगे अभी। तो अगर आपको कंप्लीट डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट चेंज करना है तो आप स्टाइल को चेंज करके पूरे डॉक्यूमेंट की शक्ल बदल सकते हो। आगे बढ़ेंगे और समझेंगे एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं स्टाइल्स के। तो पहला एडवांटेज तो है, आप इनकंसिस्टेंसी को अवॉइड कर सकते हो। जैसे कि आप सेम तरह की स्टाइल हेडिंग्स पे अप्लाई कर सकते हो, सेम तरह की स्टाइल आप चैप्टर्स के नेम्स पे अप्लाई कर सकते हो अपनी किसी डॉक्यूमेंट में, किसी बुक में। तो इससे क्या होगा कि एक जैसी स्टाइल जब अप्लाई होंगी तो कंसिस्टेंट दिखेगा मेरा डॉक्यूमेंट, दिखने में अच्छा लगेगा। दूसरा क्या है, टाइम एंड एफर्ट बचेगा आपका फॉर्मेटिंग में। तीसरा है, मेजर फॉर्मेटिंग चेंजेस आपके इजी हो जाएंगे। और चौथा एडवांटेज है, स्टाइल से आपका जो फोकस है ना, अपीयरेंस पे ना जा कंटेंट पे जाएगा। अगर मान लो किसी डॉक्यूमेंट में स्टाइल्स अच्छे से नहीं लगी हुई हैं और उल्टी सीधी स्टाइल्स अप्लाई कर रखी हैं, तो मेरा ध्यान कंटेंट पे ना जाके उस डॉक्यूमेंट में जाएगा। मैं कहूंगा कि यार कितना गंदा बनाया है। तो कंटेंट पे ज्यादा ध्यान जाए, इसलिए आपको कंसिस्टेंट बनाना पड़ेगा डॉक्यूमेंट। तो उसके लिए आपको स्टाइल्स की जरूरत पड़ेगी। अब कुछ टाइप्स ऑफ स्टाइल्स होते हैं, जैसे कि पेज स्टाइल, पैराग्राफ स्टाइल, कैरेक्टर स्टाइल, लिस्ट स्टाइल, नंबरिंग स्टाइल। तो ये सारी स्टाइल्स अभी हमको पढ़नी है। आइए शुरू करते हैं। तो पेज स्टाइल क्या होती है? पेज स्टाइल जो है वो पेज वाली चीज को कवर करती है। तो आपको पता है कि राइटर जो है वो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स बनाता है, तो वो पेजेस पे ही होगा। तो उसके लिए पेज स्टाइल हम यूज करेंगे। तो पेज के अंदर क्या क्या आता है? हेडर, फुटर, बॉर्डर, बैकग्राउंड, ये सब। तो इसमें आपके पास जो पेज स्टाइल्स होती हैं उनके अंदर पेज साइज, मार्जिन, प्लेसमेंट ऑफ हेडर, फुटर, फुटनोट, बॉर्डर और बैकग्राउंड, ये सब चीजें आती हैं। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, देखो,
बाय डिफॉल्ट पेज के अंदर डिफॉल्ट पेज स्टाइल आती है। आप चाहो तो उसको चेंज करें, कुछ और भी लगा सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ। आपने ये वाला डॉक्यूमेंट पहले खोला था, है ना? तो बाय डिफॉल्ट अभी मैंने नया डॉक्यूमेंट खोला था ना, ये आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है हेडर डिफॉल्ट पेज स्टाइल, यानी कि बाय डिफॉल्ट एक स्टाइल पहले से इसमें लगी हुई होती है, खाली सिंपल वाली। आप यहाँ से चेंज करके बहुत सारे स्टाइल्स अवेलेबल हैं, वो आप यहाँ पे लगा सकते हो। ये रही आपकी स्टाइल्स, पैराग्राफ स्टाइल, कैरेक्टर स्टाइल, फ्रेम स्टाइल, पेज स्टाइल, ये रही। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं स्टाइल्स को अप्लाई करने के। कुछ मतलब बहुत सारी स्टाइल्स आपके पास पहले से ही है राइटर में, और आप खुद की भी स्टाइल बना के लगा सकते हो। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा पैराग्राफ स्टाइल। तो पैराग्राफ स्टाइल क्या होती है? जो हमारा डॉक्यूमेंट है वो पैराग्राफ में अरेंज्ड होता है, आपको पता ही है। तो पैराग्राफ स्टार्ट और एंड कहाँ से होता है? जब हम एंटर प्रेस करते हैं तो अगला पैराग्राफ स्टार्ट हो जाता है। ये तो बेसिक चीज थी। अब मेन कंटेंट पे आते हैं कि पैराग्राफ स्टाइल होती क्या है। पैराग्राफ स्टाइल के अंदर टैब, स्टॉप, टेक्स्ट अलाइनमेंट, लाइन स्पेसिंग और बॉर्डर आता है। देखो बॉर्डर तो हर एक स्टाइल में है, चाहे वो पेज हो चाहे वो पैराग्राफ हो, बॉर्डर तो आप कहीं भी लगा सकते हो। टेक्स्ट अलाइनमेंट क्या होता है? जैसे अ, मैं कहाँ से टेक्स्ट लिखना शुरू कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल लेफ्ट अलाइनमेंट है तो लेफ्ट से लिखना शुरू करूंगा ऐसे। राइट अलाइनमेंट है तो मैं राइट से, जैसे उर्दू लिखी जाती है ना राइट से लेफ्ट, इस तरह से राइट अलाइनमेंट हो गया। सेंटर अलाइनमेंट होता है कि बीच में से लिखना शुरू कर रहे हो। जस्टिफाइड होता है कि लेफ्ट और राइट में बराबर स्पेस हो। अच्छा, अब क्या है? नेक्स्ट चीज है लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग में क्या होता है कि दो लाइंस के बीच का स्पेस कितना होना चाहिए पैराग्राफ के अंदर। तो ये सारी चीजें आपके पैराग्राफ स्टाइल में आती हैं। तो इसमें कैरेक्टर स्टाइल्स की भी चीजें इंक्लूड होती है पैराग्राफ स्टाइल में। अब कैरेक्टर स्टाइल क्या होती है वो हम अभी आगे समझते हैं। कैरेक्टर स्टाइल क्या है? पैराग्राफ के अंदर का जो टेक्स्ट है, पैराग्राफ के अंदर का जो कंटेंट है, उस पे अगर मुझे कोई स्टाइल अप्लाई करनी है तो वो है मेरी कैरेक्टर स्टाइल। तो इसको आप ब्लॉक ऑफ लेटर्स पे या फिर वर्ड्स पे अप्लाई कर सकते हो पैराग्राफ में। अगर आपको पूरे पैराग्राफ पे नहीं अप्लाई करना, कुछ वर्ड्स पे ही अप्लाई करना है, तो आप कैरेक्टर स्टाइल का यूज करोगे। इससे आप पार्ट ऑफ अ पैराग्राफ को चेंज कर सकते हो विदाउट अफेक्टिंग द अदर पार्ट। पैराग्राफ में क्या है कि आपको अगर करना है तो पूरे ही पैराग्राफ पे अप्लाई करना पड़ेगा, वो कुछ पार्ट पे नहीं हो सकता है। वो कैरेक्टर में आपको एडवांटेज मिल जाता है। तो कैरेक्टर स्टाइल में आप कलर, टेक्स्ट साइज, हाईलाइट और एम्फेसाइज, मतलब आप कलर, टेक्स्ट साइज और हाईलाइट कर सकते हो। आगे बढ़ेंगे और फ्रेम स्टाइल देखते हैं। फ्रेम क्या होता है? फ्रेम आपको मैं यही समझा देता हूँ, ज्यादा समय नहीं लगेगा। मान लीजिए मेरा ये जो पीपीटी है, इसमें मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो आपको दिखेगा एक डब्बा है जिसके अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है, या फिर ये जो आइकन है ना यहाँ पे, ये भी एक डब्बे के अंदर बंद है। तो कोई भी एलिमेंट हमारे डॉक्यूमेंट होता है ना, वो एक डब्बे के अंदर होता है, उसी को हम फ्रेम बोलते हैं। तो फ्रेम स्टाइल ना फ्रेम से अप्लाई होती है। इसमें क्या होता है देखो, यूजिंग फ्रेम्स अ डॉक्यूमेंट कैन बी ऑर्गेनाइज्ड इन सेक्शंस और सो दैट ईच सेक्शन ऑफ द पेज कैन हैव अ डिफरेंट अपीयरेंस। ठीक है? तो फ्रेम क्या होते हैं? कंटेनर होते हैं जिनमें टेक्स्ट, ग्राफिक्स और लिस्ट होती है। अब बात करते हैं फ्रेम स्टाइल की, तो ये आपको अलाउ करते हैं टू फॉर्मेट अ फ्रेम बाय स्पेसिफाई इट्स साइज, पोजीशन, बॉर्डर एंड हाउ द टेक्स्ट इज प्लेस्ड अराउंड द पिक्चर। तो मान लो फ्रेम के अंदर पिक्चर है, तो पिक्चर के अराउंड टेक्स्ट कैसे है, मतलब टेक्स्ट पिक्चर के लेफ्ट में है कि राइट में है या पिक्चर के ऊपर लिखा हुआ है, तो वो सारी चीजें आप फ्रेम स्टाइल में कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा लिस्ट स्टाइल, यानी कि एक लिस्ट के अंदर या कह सकते हैं बुलेट्स के अंदर। तो it can be used to style list by putting numbering or bullets of a different kind or specified numeric format. For example, मैं आपको बताऊं, मैंने यहाँ पे देखो इस तरह से ली हुई है पॉइंट्स, तो ये चीजें आप यहाँ पे लगा सकते हो लिस्ट स्टाइल की हेल्प से, या फिर आप नंबर्स भी लगा सकते हो। टेबल स्टाइल क्या होती है? इसमें पहले बात करें टेबल्स की, तो आप बहुत सारे डेटा को अगर एक अच्छे मैनर में आपको अरेंज करना है तो आप टेबल्स का यूज करते हो। तो टेबल स्टाइल में क्या होता है? फॉर्मेट अ टेबल बाय एडिंग बॉर्डर्स यूजिंग डिफरेंट टेक्स्ट और बॉर्डर कलर्स, अलाइनिंग टेक्स्ट इनसाइड द टेबल हैविंग डिफरेंट पैटर्न्स या फिर टेक्स्ट कलर। तो मतलब आपका जो टेबल है उसके अंदर सेल्स होते हैं, है ना, इस तरह से। एक मिनट, ये मान लीजिए आपकी एक टेबल है, तो इसमें ये इसको हम बोलेंगे सेल, ये जो एक खाना बना है। तो इस पे आपको बॉर्डर लगाना है, या फिर टेक्स्ट जो इसके अंदर लिखा हुआ है उसका अलाइनमेंट आपको चेंज करना है, तो या फिर आपको पूरी टेबल में बॉर्डर लगाना है, तो इन सब चीजों के लिए आप टेबल स्टाइल्स का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट, अब बात करते हैं कैसे हम स्टाइल्स को यूज कर सकते हैं और कैसे अपनी खुद की स्टाइल भी बना सकते हैं। तो स्टाइल्स इन फॉर्मेटिंग विंडो हमें उसके लिए चाहिए। तो देखिए हमारे पास राइटर में पहले से ही बहुत सारी स्टाइल्स होती हैं, उनको हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं। आपको स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो खोलनी पड़ेगी, जो कि आप स्टाइल ऑप्शन फ्रॉम द मेन्यू बार से भी ओपन कर सकते हो। दूसरा तरीका है कि
टूल बार में स्टाइल ड्रॉप डाउन लिस्ट है, वहां से भी आप कर सकते हो। तीसरा है साइड बार मेन्यू में एक स्टाइल्स का आइकन अवेलेबल है, वहां से भी आप कर सकते हो। चौथा है शॉर्टकट की F11। चारों से अभी आपको करके बताता हूँ फटाफट, फिर मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, आप यहाँ पे सिंपल आपको पहला तरीका दिया गया था, इसको मैं हटा देता हूँ फिलहाल। स्टाइल्स पे मेन्यू बार में स्टाइल्स पे क्लिक किया, आपको बहुत सारी स्टाइल दिख गई है। यहाँ पे मैनेज स्टाइल्स पे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे देख सकते हो स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो आपके पास खुल गई है। दूसरा तरीका मैं आपको बता देता हूँ, शॉर्टकट की है आपकी F11। तो आप जैसे ही कीबोर्ड में F11 प्रेस करते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो ओपन हो चुकी है, राइट एंड पे देखो। उसके बाद एक और जो हमारा तरीका था, क्या था, ये वाला। ये जो ड्रॉप डाउन है, यहाँ पे आपको कुछ स्टाइल्स दिख रही हैं। इसमें मोर स्टाइल्स पे जब आप क्लिक करते हो तो फिर से ये वाली स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो ओपन हो जाती है। अब इसमें करना क्या है, आपके पास 6 ऑप्शंस अवेलेबल है। ध्यान से सुनना, सारी चीजें, कंटेंट पूरा वही पढ़ा रहा हूँ जो सिलेबस में है, स्किप मत करो। देखो, पैराग्राफ स्टाइल्स, कैरेक्टर स्टाइल्स, फ्रेम स्टाइल, पेज स्टाइल और लिस्ट स्टाइल और टेबल स्टाइल, 6 तरह की आपको स्टाइल्स अवेलेबल है। तो इनमें से जो भी आपको अप्लाई करनी है, फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ पैराग्राफ स्टाइल मुझे अप्लाई करनी है, या फिर कैरेक्टर वाली करते हैं। तो कैरेक्टर करने के लिए याद रखना, कैरेक्टर स्टाइल को अप्लाई करने के लिए टेक्स्ट को सेलेक्ट करना पड़ता है। 2022 में ये वाला क्वेश्चन आ भी चुका है बोर्ड में कि कौन सी स्टाइल है जिसको अप्लाई करने के लिए टेक्स्ट को मुझे सेलेक्ट करना पड़ता है, तो वो है आपकी कैरेक्टर स्टाइल। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया है इसको, और मैं चाहता हूँ कि इस पे ये वाली प्लेस होल्डर वाली अप्लाई कर दूं। तो अब मैं इस पे डबल क्लिक करूंगा, तो आप देख सकते हो इस पे वो स्टाइल अप्लाई हो चुकी है। और मुझे अगर इस पे करनी है, इसको सेलेक्ट करूंगा और डबल क्लिक कर दूंगा, तो इस पे भी वो अप्लाई हो चुकी है। अब क्या करना है मुझे, मैं चाहता हूं कि मैं पैराग्राफ स्टाइल इस पे अप्लाई करूं, तो मुझे टेक्स्ट को सेलेक्ट करने की जरूरत ही नहीं है, मैं सिंपल इस पे क्लिक करूंगा और जो भी अप्लाई करनी है उस पे डबल क्लिक कर दूंगा। तो आप देख सकते हो स्टाइल चेंज हो रही है, ये देखो, हो रही कि नहीं हो रही। तो इस तरह से आप स्टाइल्स को अप्लाई कर सकते हो। जो भी आपको कैटेगरी अप्लाई करनी है, पैराग्राफ, पेज, फ्रेम, जो भी है, तो वहां से आप सेलेक्ट करो स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो से, और डबल क्लिक करके अप्लाई कर सकते हो। सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको कैरेक्टर स्टाइल के लिए, ठीक है। और जैसे पैराग्राफ स्टाइल आपको अप्लाई करनी है, तो जो भी एक्टिव पैराग्राफ है, जिस भी पैराग्राफ में ये कर्सर मूव कर रहा है, कर्सर ब्लिंक कर रहा है, उस पैराग्राफ में वो अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। अब थोड़ा नोट्स पढ़ लेते हैं, तभी थोड़ा समझ में आएगा। तो यहाँ पे चीजें मैंने आपको सारी बता दी, कैसे ओपन करते हैं स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो को। उसके बाद आपके पास 6 आइकन्स अवेलेबल हैं, जिसमें लिस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग स्टाइल्स होती है हर एक कैटेगरी की। तो आपके पास एक प्रीव्यू ऑप्शन भी होता है, जिससे कि आपको स्टाइल का मतलब स्टाइल उसके नेम के साथ में दिखाई देती है। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, सो प्रीव्यू मैंने टिक किया हुआ है, तो आप देख सकते हो कि ये जो स्टाइल्स है ना, अपने अपने तरीके से ही लिखी हुई है, ये सिंपल तरीके में नहीं लिखी हुई है। ये देखो, ये हॉरिजॉन्टल लाइन वाली स्टाइल बहुत ही छोटी छोटी लिखी हुई है, मतलब इस पे क्लिक करके फॉन्ट मेरा छोटा हो जाएगा। तो अभी इसको अप्लाई करके देखते हैं, देखो फॉन्ट मेरा छोटा हो गया। तो ये एक प्रीव्यू भी पहले से ही देते हैं। चलो, यहाँ पे लिखा है कि बाय डिफॉल्ट द फिल्टर इज सेट टू हायरार्किकल, मतलब आप फिल्टर भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पे देखो, सबसे नीचे एक फिल्टर होता है, इसको आप जैसे कौन सी स्टाइल आपको चाहिए, HTML स्टाइल की चाहिए, इंडेक्स स्टाइल की चाहिए, तो वो भी आप यहाँ से चूज कर सकते हो। चलो आगे बढ़ेंगे। फिल फॉर्मेट मोड, फिल फॉर्मेट क्या होता है, देखो, मान लीजिए मैं यहाँ पे बहुत सारा कंटेंट लिख देता हूँ। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बहुत सारा कंटेंट, तो वो कैसे लिखूंगा, सिंपल, अभी तो कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे कुछ कंटेंट लिखा और इसका कलर कर देता हूं मैं रेड, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे एक ही स्टाइल जगह जगह अप्लाई करनी है। वो कैसे, अभी बताते हैं। मैंने मान लो ये वाली स्टाइल ली, एम्फेसिस वाली, मैं चाहता हूं ये यहाँ अप्लाई हो जाए, फिर इतने पार्ट में अप्लाई हो जाए, फिर इतने पार्ट में अप्लाई हो जाए, मतलब स्कैटर्ड एरियाज में मुझको अप्लाई करनी है। उसके लिए मैं यूज करूंगा फिल फॉर्मेट मोड। वो कैसे यूज होता है, मैं सिंपल अपना यहाँ पे फिल फॉर्मेट मोड का ऑप्शन अवेलेबल है, इस पे क्लिक करूंगा और उसके बाद मतलब पहले कोई स्टाइल सेलेक्ट करूंगा, फिर फिल फॉर्मेट मोड चूज करूंगा। उसके बाद जहां जहां मैं सेलेक्ट करूंगा, वहां वहां वो स्टाइल अप्लाई होती जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं ये वाली लेता हूँ, इंटरनेट लिंक, और फिर फिल फॉर्मेट मोड ले लिया मैंने। ये सेलेक्ट किया, वहां पे अप्लाई हो गई, ये सेलेक्ट किया, इस पे अप्लाई हो गई, ये सेलेक्ट किया, इस पे अप्लाई हो गई। सिंपल, आपको फिल फॉर्मेट मोड चूज करना है, फिर स्टाइल चूज करनी है, और जहां जहां आप सेलेक्ट करते जाओगे वहां वहां वो स्टाइल अप्लाई होती जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको समझते हैं फटाफट। तो टू अप्लाई अ स्टाइल ऑन वर्ड्स प्रेजेंट एट डिफरेंट लोकेशंस इन द डॉक्यूमेंट, यू विल हैव टू गो टू ईच वर्ड सेपरेटली एंड अप्लाई इट ऑन ईच वर्ड, ठीक है। बट राइटर प्रोवाइड्स अ कन्वीनियंट वे टू डूइंग इट, ठीक है। तो आप फिल फॉर्मेट से कर सकते हो। तो राइट साइड से सेकंड वाला आइकन आपका फिल फॉर्मेट का होता है स्टाइल मेन्यू में।
अब इसमें क्या करना है आपको सेम स्टाइल को मैनी स्कैटर्ड प्लेसेस पे अप्लाई करना है, तो फिल फॉर्मेट का यूज करेंगे। फिल फॉर्मेट कैन बी यूज्ड टू स्टाइल स्कैटर्ड पेजेस, फ्रेम्स, टेबल्स, लिस्ट, पैराग्राफ्स और कैरेक्टर्स। चलो, क्रिएटिंग न्यू स्टाइल, अगर आपको नई स्टाइल अप्लाई करनी है तो आप कैसे करोगे? फ्रॉम सिलेक्शन है एक तो, फॉर एग्जांपल अभी आपको बताते हैं। जैसे मैं गया यहाँ पे और मैं चाहता हूँ कि इस तरह से ये वाली मेरा जो फ़ॉन्ट मैंने लिखा हुआ है इसको मैं एज़ अ स्टाइल सेव कर लूँ और इसका कलर कर देता हूँ मैं ग्रीन। इसको मैं एज़ अ स्टाइल सेव करना चाह रहा हूँ, तो मैं इस पूरे को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे एक ऑप्शन है स्टाइल एक्शंस, इस पे जाऊँगा और न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन का ऑप्शन है। तो आप देख सकते हो आपसे वो स्टाइल का नाम पूछ रहा है। तो अगर मैं इसमें अपना नाम डाल देता हूँ प्रतीक, ठीक है? और ओके कर दूँगा, तो वो देखो यहाँ पे प्रतीक नाम से एक स्टाइल सेव हुई है और देखो आप उसका प्रीव्यू भी देख सकते हो साथ में। क्योंकि मैंने इसको बनाने से पहले कैरेक्टर स्टाइल्स को सेलेक्ट किया हुआ था, तो वो कैरेक्टर स्टाइल्स की ही कैटेगरी में गई है। अगर मैं पेज या फिर पैराग्राफ स्टाइल्स को सेलेक्ट करके रखता, तो वो पैराग्राफ स्टाइल्स की कैटेगरी में जाती। ये चीज़ आपको समझ में आई? अब मैं इसके बाद कुछ टाइप करता हूँ। सिंपल मैं सारे फॉर्मेट्स को हटा के कुछ भी टाइप करता हूँ और सेलेक्ट करने के बाद ये वाली स्टाइल अप्लाई करता हूँ जो मैंने अभी बनाई है, तो आप देख सकते हो वो वाली अप्लाई हो गई है। तो इस तरह से आप खुद की भी एक स्टाइल बना सकते हो। चलिए, तो आप यहाँ पे बात करेंगे स्टाइल्स एक्शन बटन अवेलेबल होता है वहाँ पे नई स्टाइल बनाने के लिए या फिर मॉडिफाई करने के लिए उसका यूज़ कर सकते हो। अगर आपको किसी टेम्पलेट से या डॉक्यूमेंट से स्टाइल को उठा के लाना है अपने नए डॉक्यूमेंट में, तो उसके लिए भी आप उसी स्टाइल मेन्यू का सॉरी स्टाइल्स एक्शन बटन का यूज़ कर सकते हो। एक तो हो गया फ्रॉम सिलेक्शन, दूसरा है यूजिंग ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग एंड ड्रॉप में कुछ नहीं है, देखो इसको सेलेक्ट करो, ड्रैग करो, सेलेक्ट करो, ड्रैग करो, यहाँ पे जाके ड्रॉप कर दो बस। अब सीधा आपसे वो नाम पूछ लेगा स्टाइल का। तो इस तरह से भी आप नई स्टाइल क्रिएट कर सकते हो। चलो, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, हाँ, जब भी आप ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो ना, तो आपका कर्सर का शेप थोड़ा-सा चेंज होता है। जैसे कि मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। जैसे मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ, तो देख सकते हो कि थोड़ा-सा चेंज हो गया है ना, पॉइंटर के नीचे एक रेक्टेंगल बन के आ रहा है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मतलब अच्छी बात है। यहाँ पे देख सकते हो एक पेस्ट टाइप का ऑप्शन आ रहा है बन के। तो इस तरह से आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, बात ये है बस सिंपल। आगे बढ़ेंगे। द क्रिएट स्टाइल विंडो डिस्प्लेज द नेम ऑफ कस्टम स्टाइल्स। टू अपडेट एन एक्जिस्टिंग स्टाइल, चूज़ द स्टाइल फ्रॉम द लिस्ट, सो सेम मेथड कैन बी यूज्ड टू क्रिएट और अपडेट अ स्टाइल। तो देखो, आपको मान लो कोई स्टाइल अपडेट करनी है। मैं चाहता हूँ ये जो प्रतीक वाली स्टाइल है ना, इसको कुछ अलग करते हैं, इसमें कलर को ग्रीन से हटा के रेड कर देते हैं। तो मैं टेक्स्ट को सेलेक्ट करके रखूँगा, स्टाइल को सेलेक्ट कर रखा है। यहाँ पे जाऊँगा स्टाइल एक्शंस में और अपडेट सेलेक्टेड स्टाइल पे क्लिक करूँगा। तो आप देख सकते हो कि ये कलर अब रेड हो चुका है। तो इस तरह से आप स्टाइल्स को अपडेट भी कर सकते हो। ठीक है? तो टू अपडेट स्टाइल, चूज़ स्टाइल नेम फ्रॉम द लिस्ट, तो सेम मेथड कैन बी यूज्ड टू अपडेट। चलो, आगे आप ड्रैग एंड ड्रॉप का यूज़ करके पेज स्टाइल को क्रिएट नहीं कर सकते, ये चीज़ याद रखना। पेज स्टाइल के लिए ड्रैग एंड ड्रॉप आप यूज़ नहीं कर पाओगे। किसी भी स्टाइल को अपडेट कैसे करना हो तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। आगे बढ़ेंगे। यूजिंग टेम्पलेट्स, तो टेम्पलेट्स को आपको कैसे यूज़ करना होता है? टेम्पलेट क्या होता है? एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसकी हेल्प से हम दूसरे डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। यानी कि एक टेम्पलेट में पहले से ही बहुत सारी स्टाइल्स अवेलेबल होती हैं और जिनकी हेल्प से हम दूसरा डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। So, apart from creating a new style or modifying an existing style, a new document can be styled formatted using predefined templates or another document which suits our requirement. यानी कि हम पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट डिजाइन कर सकते हैं जैसे कि हम स्टाइल्स को डिजाइन करते हैं ताकि हम एक नया डॉक्यूमेंट बना सके सेम तरीके से। ठीक है? तो जिससे आप बहुत सारी स्टाइल्स को कॉपी कर सकते हो एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट में। तो उससे हमारे और भी बड़े फॉर्मेटिंग टास्क भी ईज़ी हो जाएँगे। अच्छा, तो एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट में हम कैसे कॉपी करते हैं स्टाइल्स को, वो समझ लेते हैं। सो लोडिंग स्टाइल फ्रॉम अ टेम्पलेट और अ डॉक्यूमेंट। तो इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना। देखो, स्टाइल एक्शन पे ही जाना है। यहाँ पे स्टाइल एक्शन अवेलेबल है। इस पे जाके आपको लोड स्टाइल फ्रॉम टेम्पलेट दिख रहा है। इसमें आपको मान लीजिए ये ड्राइंग्स करके है, मतलब बहुत सारी कैटेगरीज़ है टेम्पलेट की। ये वाली मैंने चूज़ की। इससे मैंने टेम्पलेट को चूज़ किया। अब जो-जो स्टाइल मुझे चाहिए, मुझे पैराग्राफ कैरेक्टर चाहिए, ओवरराइट और फ्रेम और पेज। ये तीनों बस स्टाइल की कैटेगरीज़ मुझे चाहिए, कॉपी करनी है। सेलेक्ट करूँगा, ओके पे क्लिक करूँगा, मेरी स्टाइल्स यहाँ पे कॉपी होके आ जाएँगी। तो ये वाला तरीका हो गया। तो इट इज़ यूज्ड टू कॉपी स्टाइल फ्रॉम एक्जिस्टिंग टेम्पलेट और डॉक्यूमेंट। एक बार कॉपी कर लिया तो आप एक नया डॉक्यूमेंट भी सेम अपीयरेंस से बना सकते हो।
जैसे कि आपका पुराना डॉक्यूमेंट में स्टाइल्स थी, वो ही स्टाइल्स आपकी यहाँ पे भी आ जाएंगी। सो अप्लाइंग स्टाइल्स, तो बाय डिफॉल्ट जब आप राइटर को ओपन करते हो ना, तो पहले से ही स्टाइल वहां पे अप्लाइड होती है। आपने देखा होगा कि फॉन्ट साइज 12 रहता है और कैरेक्टर्स जो कलर है वो ब्लैक रहता है बाय डिफॉल्ट। तो एक स्टाइल बाय डिफॉल्ट अप्लाइड रहती ही है। सो यू मे लाइक टू रिटेन द डिफॉल्ट स्टाइल चेंज, आप चाहो तो डिफॉल्ट स्टाइल को भी चेंज कर सकते हो। चैप्टर 2 है वर्किंग विद इमेजेस। तो इसमें सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है इंसर्टिंग इमेज इन डॉक्यूमेंट। तो एक डॉक्यूमेंट में अगर मुझे इमेज इंसर्ट करना है तो वो कैसे करूंगा? सबसे पहला है इंसर्ट इमेज ऑप्शन की हेल्प से। तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, मेन्यू बार में इंसर्ट मेन्यू पे जाओगे और यहाँ पे इमेज का ऑप्शन अवेलेबल है, इस पे क्लिक करोगे। इसमें आप जहां भी आपका इमेज है वो आप ढूंढ लीजिए। जैसे कि यहाँ पे मैंने ढूंढ लिया इमेज, ये वाला मैं चूज करता हूँ और ओपन पे क्लिक करूंगा, तो मेरा ये वाला इमेज इंसर्ट हो जाएगा। चलिए अभी के लिए इसको हटाते हैं और दूसरा मेथड देखते हैं। तो ये तो हो गया हमारा इंसर्ट मेन्यू में इमेज ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे। ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग एंड ड्रॉप में क्या है, सीधा बस उसी लोकेशन पे आप जाइए जहां पे इमेज है और वहां से ड्रॉप कर दीजिए। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे गया और ये वाला सेल्फ मैनेजमेंट वाला मैंने उठाया, इसको मैंने माउस की हेल्प से ड्रैग करके और यहाँ पे लाके ड्रॉप कर दिया। तो इस तरह से मैंने एक इमेज अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर लिया। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। तो ये ड्रैग एंड ड्रॉप हो गया कि ड्रैग द इमेज फ्रॉम इट्स सोर्स एंड ड्रॉप एट द डिजायर्ड लोकेशन। यूजिंग कॉपी पेस्ट क्या है कि इमेज को कॉपी कीजिए यूजिंग कंट्रोल प्लस सी और पेस्ट कीजिए डॉक्यूमेंट में यूजिंग कंट्रोल प्लस वी। आगे बढ़ेंगे। अगला है बाई लिंकिंग। अगर मान लीजिए आपको अपना इमेज बार बार काम आ रहा है आपके डॉक्यूमेंट में, यानी कि जगह जगह आपको सेम इमेज इंसर्ट करना पड़ रहा है, तो आपको इंसर्ट ना करके लिंक कर दीजिए उसको। ठीक है। तो इफ मल्टीपल कॉपीज ऑफ द सेम इमेज आर रिक्वायर्ड टू इंसर्ट इन द डॉक्यूमेंट, इट इज बेनिफिशियल टू सेव द लिंक ऑफ द इमेज इंस्टेड ऑफ द इंसर्टिंग इमेज। तो लिंक में क्या होता है, आप रेफरेंस को सेव करते हो ना कि इमेज को, जिससे कि डॉक्यूमेंट का साइज कम हो जाता है। बट एक्चुअल इमेज इज सेव्ड ओनली वंस एज अ सेपरेट फाइल अलोंग विद द डॉक्यूमेंट। जो हमारा इमेज है ना, वो एक ही बार सेव होगा लेकिन यूज मल्टीपल टाइम्स होगा। तो ये फायदा होता है आपका लिंकिंग का। तो जब भी आप एक ऐसा डॉक्यूमेंट खोलते हो जिसमें इमेज लिंक्ड है, तो इमेज फाइल तुरंत की तुरंत उससे मर्ज हो जाती है। जहां जहां आपने रेफरेंस उसका किया था, जहां जहां आपने लिंक किया था, उस लोकेशन पे आपको इमेज दिखाई देगा। जनरल प्रोसीजर क्या है इसको लिंक करने का? इन इंसर्ट इमेज डायलॉग बॉक्स क्लिक ऑन द लिंक ऑप्शन, उसमें लिंक ऑप्शन पे क्लिक करना है और लिंक कर देना है। चलो मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखो, इंसर्ट मेन्यू में गए, इमेज में गए, इमेज में जाके ना आपको एक लिंक का ऑप्शन दिख रहा है, टिक मार दो। तो फिर आप जो भी चूज करोगे, फॉर एग्जांपल ये वाला कर लेता हूँ और ओपन करूंगा, तो ये पूछ रहा है कि लिंक करना है या इमेज करना है, तो लिंक कर दूंगा मैं, कीप लिंक। तो वो एक लिंक यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। ठीक है, आपको इमेज दिख भी रहा होगा शक्ल सूरत इसकी। आइए आगे बढ़ते हैं। आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट को होल्ड करके ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो तब भी लिंक हो जाएगा। चलिए, मॉडिफाई अगर आपको कोई इमेज करना है तो आप इमेज टूल बार की हेल्प से कर सकते हो। जैसे ही आप किसी इमेज को सेलेक्ट करते हो तो इमेज टूल बार ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है। लेकिन अगर नहीं होता है तो आप क्या कर सकते हो? देखो, सबसे पहले आपको जैसे ही आप किसी इमेज पे क्लिक करते हो, आप यहाँ पे देखना, ऊपर इस वाले एरिया में देखना, जैसे आप क्लिक करोगे तो कुछ एक अलग से टूल बार आ गया, इसको हम इमेज टूल बार बोलते हैं। ये ओपन हो गया है। अगर ये बाय डिफॉल्ट नहीं आता है तो आपको व्यू मेन्यू में जाके और टूल बार्स पे जाना है और यहाँ पे इमेज वाले पे टिक कर देना है, तो वो आ जाएगा। चलिए, अब इस इमेज टूल बार की हेल्प से आप इस इमेज को फॉर्मेट कर सकते हो। एक मिनट, मेरे पास दो इमेजेस हैं, एक को डिलीट कर देता हूँ। हाँ जी। तो अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक इस तरह से सिंबल बना हुआ है यहाँ पे कोने में, इसकी भी कुछ वैल्यू है। ठीक है, सारी चीजें मैं आपको एक करके समझाऊंगा। चलो, तो पहला है इमेज फिल्टर। तो 11 तरह के फिल्टर अवेलेबल हैं। फिर है इमेज मोड, इसमें आप ब्लैक एंड व्हाइट ग्रे स्केल कर सकते हो। चलिए दिखाते हैं आपको। सबसे पहले ये वाला जो ऑप्शन है ये एंकर का है और ये वाला ये रहा इमेज फिल्टर का। फिल्टर पे आप क्लिक करोगे तो आपके पास 11 ऑप्शन है, 11 फिल्टर्स है, आप इनको यूज कर सकते हो। जैसे कि पॉप आउट हो गया, रिमूव नॉइज हो गया, शार्पन हो गया, ठीक है, रिलीफ हो गया, चारकोल स्केच हो गया। देखो, इस तरह से आप फिल्टर इस पे अप्लाई कर सकते हो। सारे फिल्टर्स की डेफिनेशन हम आगे पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। ये वाला जो ऑप्शन है ये हमारा इमेज मोड का है। इसमें आपको ग्रे स्केल, ब्लैक व्हाइट, ठीक है, वाटर मार्क, इस तरह से आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिलते हैं, आप इनको यूज कर सकते हो।
अगला ऑप्शन है हमारा क्रॉप इमेज का। क्रॉप इमेज शायद हमें इसमें नहीं बताया गया होगा। ये तो नॉन डिजायरेबल पार्ट जो है इमेज का, अगर आपको उसको गायब करना है तो उसकी हेल्प, उसके लिए आप क्रॉप इमेज का यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो मुझे यहाँ से इतना इमेज उड़ाना है, मतलब इतना इधर से, थोड़ा सा इधर से, तो मैं उसके लिए क्रॉप का यूज कर सकता हूँ। करके बताने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आपने ये सारी चीजें फोन में कहीं ना कहीं कर रखी है। फ्लिप हॉरिजॉन्टली यानी कि 180 डिग्री से इमेज को फ्लिप कर देगा। एक बार मैं दिखा दूं क्या? जैसे ये वाला है, ये हॉरिजॉन्टली है तो इस तरह से फ्लिप हो गया, वर्टिकली इस तरह से फ्लिप हो गया। चलिए, वर्टिकली वर्टिकली 180 डिग्री से फ्लिप कर देगा। 90 डिग्री से इमेज को 90 डिग्री रोटेट कर देगा, और राइट से राइट को 90 डिग्री रोटेट कर देगा। ठीक है, रोटेट के लिए आप किसी भी एंगल से रोटेट कर सकते हो। जैसे कि आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा, ये वाला रोटेट का, इस पे आप क्लिक करोगे और फिर यहाँ पे इस तरह से आप रोटेट कर सकते हो इमेज को। ये एक रेड कलर का डॉट दिख रहा है ना, इसकी हेल्प से आप इमेज को अपना रोटेट कर सकते हो इस तरह से। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए, ट्रांसपेरेंसी क्या है कि आप इमेज की ट्रांसपेरेंसी को बढ़ा रहे हो। इसमें परसेंटेज वैल्यूज होती है, जैसे ये रहा, इसमें अगर 10% कर दूं तो थोड़ा सा इमेज ट्रांसपेरेंट होगा। 100% अगर कर दूं, एक मिनट, 100% मैंने कर दिया तो ये इमेज गायब हो गया। 10% किया तो थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हुआ, 50% किया तो थोड़ा और ट्रांसपेरेंट होगा। इसकी हेल्प से हम यहाँ पे वाटर मार्क भी बना सकते हैं अपने इमेज को। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंसी मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए, कलर। कलर में आप आरजीबी वैल्यूज को मॉडिफाई कर सकते हो, जिस और आप ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट और गामा को भी मॉडिफाई कर सकते हो। देखो यहाँ पे कलर का ऑप्शन अवेलेबल है, इस पे जाके ये देखो, ये रहा। अगर मैं रेड का जो परसेंटेज है उसको अगर 50 कर दूं, तो आप देख सकते हो मेरा इमेज थोड़ा थोड़ा रेडिश हो गया है। अगर इसको 100 कर दूं, ठीक है, तो देखो पूरा ही रेड हो गया। तो इस तरह से आप आरजीबी, रेड, ग्रीन और ब्लू, तीनों को मॉडिफाई कर सकते हो। उसके साथ साथ ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट और गामा वैल्यूज को भी आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो अभी मैं इसको 0 कर देता हूँ वापस। चलिए, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। याद रखना, क्रॉप, फ्लिप, वर्टिकली, फ्लिप हॉरिजॉन्टली, सारे इजी टॉपिक्स हैं, आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए, तो हमने जो इमेज फिल्टर्स की बात की थी, 11 फिल्टर होते हैं, सभी को समझते हैं करके। इन्वर्ट क्या है? वो कलर इमेज की तो कलर वैल्यूज को इन्वर्ट करता है, और ग्रे स्केल इमेज की ब्राइटनेस वैल्यूज को इन्वर्ट करता है। स्मूथ क्या करता है? आप इनमें से कम 6 फिल्टर्स की डेफिनेशन तो याद होनी चाहिए आपको। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन एनी 4 ग्राफिक फिल्टर्स। ठीक है, तो आप इनको याद रखना, ऊपर ऊपर से पढ़ लो, समझ में आ जाएगा, बहुत ईजी है। स्मूथ क्या करता है? कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सॉफ्टवेयर कर देता है। और एक और डायलॉग बॉक्स ओपन होके आता है जब हम इसको क्लिक करते हैं, जैसे आप उसको एडजस्ट भी कर सकते हो। उसके बाद शार्पन है, वो कॉन्ट्रास्ट को इंक्रीज करता है। रिमूव नॉइज जो है, इधर उधर थोड़ा बहुत एक दो पिक्सल पड़ा है कहीं इमेज का, उसको रिमूव कर देता है। सोलराइजेशन क्या करता है कि आ, ये फोटोग्राफ में यूज होता है टोन को रिवर्स करने के लिए। इसमें क्या है कि डार्क को लाइट कर देता है और लाइट को डार्क कर देता है। आप पैरामीटर्स को एडजस्ट भी कर सकते हो यूजिंग एन ऑफ द डायलॉग बॉक्स। एजिंग में क्या है कि इफेक्ट ऑफ टाइम को थोड़ा कम कर देता है, और इससे आप एडजस्ट भी कर सकते हो सेम बाकी फिल्टर्स की तरह, डायलॉग बॉक्स की हेल्प से। पोस्टराइज क्या है? आपको पिक्चर की तरह बना देगा आपके इमेज को, लाइक अ पेंटिंग। और एक और डायलॉग बॉक्स की हेल्प से आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हो। चारकोल स्केच जो है, चारकोल स्केच की तरह बना देगा इमेज को। रिलीफ क्या करेगा? लाइट सोर्स को एडजस्ट करेगा टू क्रिएट शेडो यूजिंग डायलॉग बॉक्स टू एडजस्ट पैरामीटर। तो शेडो वगैरह आप इसमें मॉडिफाई कर सकते हो। मोसेक क्या करता है? ग्रुप ऑफ पिक्सल्स को ज्वाइन कर देता है, जिससे कि नंबर ऑफ कलर्स कम हो जाते हैं। आगे बढ़ेंगे, रिसाइजिंग एन इमेज। इमेज को रिसाइज करना है तो कैसे करोगे? स्टेप्स ना दिखा के मैं शायद सीधा आपको रिसाइज करके दिखा देता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, 8 रिसाइजिंग हैंडल्स दिख रही हैं आपको इमेज को। जैसे आप सेलेक्ट करते हो तो कोने में आप देख सकते हो, ये देखो, ये रहा, ये रहा, ये रहा, तो 8 आपको इस तरह के हैंडल्स दिख रहे हैं। आप इस पे क्लिक करोगे तो जैसे आप इसके ऊपर माउस को लेके आते हो, बिना क्लिक करे ही केवल आप माउस को लेके आओगे इसके ऊपर, तो डबल हेडेड एरो दिखेगा। मतलब एक ऐसा एरो जिसके दोनों तरफ तीर बना हुआ है। इसका मतलब ये आपको एक डायरेक्शन शो कर रहा है कि इस डायरेक्शन में आप रिसाइज कर रहे हो। तो इसकी हेल्प से, आप माउस की हेल्प से इसको इस तरह से रिसाइज कर सकते हो। ठीक है, आपको अगर साइज को मेंटेन रखना है, इमेज का जो रेशियो है, उसके लिए आप कॉर्नर वाली का यूज करें। बाकी आप इस वाली का यूज करोगे, ऊपर नीचे वाली का, तो आपका इमेज थोड़ा उल्टा सीधा हो जाएगा। ठीक है, स्केल्ड रिसाइजिंग अगर आपको करनी है तो आप शिफ्ट बटन को दबा के रखें और इस तरह से करें, तो आपका स्केल के साथ रिसाइजिंग होगी। मतलब आपका जो लेंथ और ब्रेथ का रेशियो है ना, वो मेंटेन रहेगा।
अगर आप शिफ्ट के साथ रिसाइजिंग करते हो तो। ठीक है, चलो एक बार इसको थ्योरेटिकली पढ़ लेते हैं। तो 8 साइजिंग हैंडल्स होती हैं इमेज के आसपास, आप एक के ऊपर लेके जाइए, आपको एक पॉइंटर का जो शेप है वो चेंज हो जाएगा, डबल हेडेड एरो बन जाएगा इस तरह से, और आप ड्रैग कर सकते हो इमेज को रिसाइज करने के लिए। जब आप रिसाइज कर लो तो उसको छोड़ दो। तो आप विड्थ और हाइट को चेंज कर सकते हो उसके लिए कॉर्नर की हेल्प से। लेकिन अगर आपको विड्थ या फिर हाइट केवल एक बार में एक ही चेंज करनी है तो आप अ, केवल बिना कॉर्नर वाली डॉट्स का यूज करें। और अगर आप चाहते हो कि रिसाइजिंग स्केल्ड हो तो शिफ्ट की के साथ आप उसको कॉर्नर हैंडल्स को रिसाइज करें। ठीक है, को क्रॉपिंग से जो है इमेज का साइज कट हो जाता है और रिसाइजिंग से साइज चेंज हो जाता है। इमेज को डिलीट कैसे करोगे? सिंपल, आपको इमेज पे क्लिक करना है और डिलीट की प्रेस कर देनी है कीबोर्ड में। तो मैंने इस इमेज पे क्लिक किया, कीबोर्ड का डिलीट बटन दबाया, इमेज गायब। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स। तो ड्राइंग ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? जैसे आपका रेक्टेंगल हो गया, सर्कल हो गया, या फिर स्क्वायर हो गया, ये सारे आपके ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं। इनकी हेल्प से आप राइटर में फ्लो चार्ट या फिर कॉल आउट बॉक्स बना सकते हो। तो इनको कैसे हम इंसर्ट करते हैं वो समझते हैं। देखो, सबसे पहले आपको ड्राइंग टूलबार खोलना होगा। कैसे खुलेगा? व्यू मेनू पे जाओ, टूलबार पे क्लिक करो, और यहाँ पे ड्राइंग दिख रहा है, इस पे क्लिक करोगे, नीचे ड्राइंग टूलबार आपका ओपन हो गया। कुछ नहीं करना, यहाँ पे जो भी आपको शेप चाहिए, जैसे मुझे चाहिए रेक्टेंगल, इस पे क्लिक करूंगा और यहाँ में इस तरह से माउस की हेल्प से रेक्टेंगल बना सकता हूँ। अच्छा, मुझे मान लीजिए एक सर्कल चाहिए, तो यहाँ पे मैं सर्कल पे क्लिक करूंगा, इस तरह से एक सर्कल बना सकता हूँ। अब बात आती है ड्राइंग ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज का। मान लो मुझे ये चीजें चेंज करनी है, इसका कलर ब्लू की जगह रेड करना है, कैसे करूंगा? इस पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो ड्राइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज टूलबार खुल के आ जाएगा, इस तरह से यहाँ पे जैसे आ गया। या फिर देखो, अभी कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कुछ और खुला हुआ है, जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ड्राइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज टूलबार यहाँ पे शो होने लगता है। अब इसका मैं फिल कलर यहाँ से चेंज कर दूं, कुछ भी ये वाला लगा दिया, तो आप यहाँ से प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर सकते हो इसकी। ठीक है, चलो, अगर ये ड्राइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज टूलबार विजिबल नहीं है तो व्यू मेन्यू पे जाओ, टूलबार्स पे जाओ और ड्राइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज पे क्लिक कर दो। तो यहाँ से आपको पता चल गया है इतना तो, कि अगर कोई भी टूलबार आपको विजिबल नहीं हो रहा है तो आप व्यू मेन्यू पे जाके टूलबार्स पे जाके उस पर्टिकुलर टूलबार के नेम पे क्लिक करोगे तो विजिबल हो जाता है। चलिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ड्राइंग टूल्स कुछ होते हैं, व्यू पे जाओ, टूलबार्स पे जाओ, ड्राइंग पे जाओ, तो वहां से आपका ड्राइंग टूलबार खुल जाएगा। वहां से कोई भी आप ड्राइंग ऑब्जेक्ट को इंसर्ट कर सकते हो, जैसे मैंने आपको करके बता दिया रेक्टेंगल और सर्कल को। तो यहाँ पे अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को चेंज करना है जिस पे आप काम कर रहे हो, तो उसके लिए आपको ड्राइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज टूलबार खोलना पड़ेगा, जो कि मैंने आपको अभी खोल के बता भी दिया है। ठीक है, तो अब जो आपके टूल्स हैं उनको आप क्या कर सकते हो? मूव, रिसाइज, रोटेट, एडिट, हर तरह से कुछ ना कुछ आप उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हो। तो प्रॉपर्टीज को आप मॉडिफाई और ऐड कर सकते हो, या तो क्रिएशन के टाइम पे, या फिर बनाने से पहले भी आप डिफाइन कर सकते हो कि मुझे इस तरह का स्क्वायर चाहिए जिसका कलर रेड हो। तो वो सारी चीजें भी आप पहले से ही डिफाइन कर सकते हो। चलिए, व्हेन प्रॉपर्टीज आर मॉडिफाइड बिफोर क्रिएशन, क्रिएट होने से पहले जब आप डिफाइन कर रहे हो चीजों को, तो उसको बोलते हैं सेटिंग डिफॉल्ट वैल्यूज। डिफॉल्ट वैल्यू सेट करना बोलते हैं उनको। तो प्रॉपर्टीज पे काम करने के लिए आप टूल बार से टूल्स का यूज कर सकते हो और कोई भी चीज आप चेंज कर सकते हो, जैसे मैंने आपको भी कलर को चेंज करके बताया। या फिर आप राइट क्लिक करके भी प्रॉपर्टीज चेंज कर सकते हो। एक बार मैं आपको करके दिखा देता हूँ। मैंने इस पे राइट क्लिक किया और आप देख सकते हो यहाँ पे रैप आ गया, अलाइन आ गया, अरेंज आ गया। ठीक है, इस तरह से काफी ऑप्शन हमारे पास आ चुके हैं। इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे, एंकर क्या होता है, रैप क्या होता है, अलाइनमेंट क्या होता है, सारी चीजें हम पढ़ेंगे। रोटेट का भी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। तो आप सारी प्रॉपर्टीज यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हो राइट क्लिक करके भी। अब बात करते हैं कैसे हम अपनी प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हैं ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स की। तो उसके लिए हमें पता है कि ड्राइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज टूलबार हमें चाहिए। जैसे ही आप सेलेक्ट करते हो ड्राइंग ऑब्जेक्ट को, तो ड्राइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज टूलबार अपने आप ही डिस्प्ले हो जाता है। ये एक फ्लोटिंग टूलबार है, आप इसको उठा के कहीं भी स्क्रीन पर रख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले ड्राइंग टूलबार से आप ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करिए और ड्रॉ करिए। उसके बाद ड्राइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज टूलबार पे जाइए और जिस भी प्रॉपर्टी को आपको मॉडिफाई करना है उस पर क्लिक कीजिए और आप उस वैल्यू को चेंज कर दीजिए। तो जो भी आपको प्रॉपर्टीज चेंज करनी है उनके लिए आप सेम काम कर सकते हो, स्टेप 2 और 3 में। चलिए, तो उसके बाद आप डिजायर्ड फिगर को ड्रॉ कर सकते हो। ये क्या है? ये है सेटिंग डिफॉल्ट वैल्यूज। तो आइए एक बार इसको करके देखते हैं। ठीक है, ये देखो, इनको मैं कर देता हूं अभी डिलीट। मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ से स्क्वायर सेलेक्ट करूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पे वैल्यूज को सेलेक्ट करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने रेड चूज किया, कलर मैंने यहाँ से
ये वाला चूज कर लिया और फिर मैं स्क्वायर ड्रॉ करता हूँ, तो आप देख सकते हो कि रेड कलर का स्क्वायर मेरा ड्रॉ हुआ है इसमें। तो इस तरह से मैं डिफॉल्ट वैल्यूज भी सेट कर सकता हूँ इसमें। चलिए, अब आता है रिसाइजिंग। सेम तरह से रिसाइज होता है, यहाँ भी 8 हैंडल है आपके पास। आप इस तरह से रिसाइज कर सकते हो, इस तरह से आप रिसाइज कर सकते हो। स्केल रिसाइजिंग के लिए वही शिफ्ट की अगर आप प्रेस कर रखते हो तो स्केल रिसाइजिंग हो जाएगी आपकी, ठीक है? तो ये वही सेम तरीका है रिसाइजिंग का। तो आप चाहो तो केवल साइज भी चेंज कर सकते हो या फिर शेप और साइज दोनों चेंज कर सकते हो। तो ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करो, 8 हैंडल्स आपके पास हैं। उसके बाद किसी भी हैंडल को करके ड्रैग कर दो। जैसे ही आपको लगे कि हो गया है, तो आप उसको ड्रॉप कर दीजिए। ओरिजिनल शेप को अगर आपको मेंटेन करना है तो कॉर्नर हैंडल्स का आप यूज करें उसमें। और एज हैंडल्स से आप नॉन प्रोपोर्शनली भी रिसाइज कर सकते हैं, यानी कि अगर आपको प्रोपोर्शन रेशियो मेंटेन नहीं करना है तो ये जो लाइंस है, जो एजेस है, उनके हैंडल्स को यूज करें, तो आप उसको उस तरह से भी रिसाइज कर सकते हो। चलिए, शिफ्ट की से आप स्केल रिसाइजिंग कर सकते हो। ग्रुपिंग ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स, यानी कि दो ऑब्जेक्ट्स को मुझे ग्रुप करना है, इनका हम यूज कर सकते हैं लोगो वगैरह बनाने के लिए। एक बार देखते हैं फिर समझते हैं। देखो, मैंने एक एग्जांपल के रूप में एक सर्कल इंसर्ट कर लिया। यहाँ पे मेरा स्क्वायर तो है ही, एक सर्कल मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर लिया और इसको दो सर्कल ले लिया मैंने, ठीक है? अब देखो, ये एक सर्कल हो गया, इसका कलर मैं कर लेता हूँ इस तरह से थोड़ा ग्रीन, और ये मेरा ब्लू है ही। इसको मैंने यहाँ रख दिया, इसको मैंने यहाँ रख दिया। अब एक चीज देखना, मैं जब स्क्वायर को उठा के ले जाता हूँ तो वो कहीं और पहुंच जाता है। इसको मैंने यहाँ पे रखा, यहाँ पहुंच गया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये सारे ग्रुप में मर्ज हो जाएं और कहीं भी उठा के ले आऊँ तीनों एक साथ जाएं। तो मैं करूंगा, शिफ्ट बटन को दबा के रखूंगा, स्क्वायर पे क्लिक किया, फिर सर्कल पे क्लिक किया, फिर इस एक मिनट, हाँ, फिर स्क्वायर पे क्लिक किया, फिर उस सर्कल पे क्लिक किया, फिर तीसरे सर्कल पे क्लिक किया। तीनों पे जब मैं क्लिक कर देता हूँ एक एक करके, शिफ्ट की को दबा के रखना है, तो इन तीनों का एक ग्रुप बन जाएगा। अब क्या करूंगा, राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे ग्रुप का ऑप्शन दिख रहा है, इस पे जाऊंगा, ये ग्रुप हो चुका है। अब देखो, मैं कहीं भी इसको उठा के ले जाता हूँ ना, ये तीनों लोग साथ जाते हैं। तो इस तरह से आप ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी कर सकते हो। अच्छा, आप अगर इस तरह से नहीं करना चाहते, राइट क्लिक नहीं करना चाहते, तो आप फॉर्मेट मेन्यू में जाके, और यहाँ पे भी आपको एक ग्रुप का ऑप्शन मिल जाएगा, ये रहा, और इसमें अनग्रुप कर दो फिलहाल तो, ठीक है? मैंने अभी अनग्रुप किया है, फिर से ग्रुप करना है, फॉर्मेट मेन्यू में गया, ग्रुप में गया और ग्रुप कर दिया। तो इस तरह से आप ग्रुपिंग और अनग्रुपिंग भी कर सकते हो। चलो भाई, आपको समझ में आ गया होगा। ग्रुप कर सकते हो आप शेप्स को, जैसे कि सिंगल एंटिटी की तरह काम करें विदाउट अफेक्टिंग साइज एंड पोजीशन। अच्छा, एक और चीज है, अगर आप ग्रुप करते हो ना इनको, तो इनका साइज भी एक साथ ही चेंज होता है। आप पूरे को रिसाइज करोगे ना, तो इनका साइज भी उसी तरह से चेंज हो जाएगा। तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। तो वो सारे एक ग्रुप के मेंबर बन जाते हैं और कोई भी फॉर्मेटिंग करोगे सभी पे लगेगी। ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करो, शिफ्ट की को दबा के रखो, उसके बाद फॉर्मेट मेन्यू में जाओ, ग्रुप पे जाओ और ग्रुप पे जाओ, तो वही काम हो जाएगा आपका, ठीक है? या फिर आप ड्राइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज टूल बार में भी ग्रुप का टूल यूज कर सकते हो, वहां भी अवेलेबल होता है। तो ग्रुप ऑप्शन के अंदर 4 टूल है, ग्रुप, अनग्रुप, एंटर ग्रुप या फिर एग्जिट ग्रुप। आप यहाँ से ऑप्शंस की हेल्प से पूरी ग्रुपिंग वाली प्रॉपर्टीज कर सकते हो। अब है पोजीशनिंग इमेज इन टेक्स्ट, यानी कि टेक्स्ट के अंदर इमेज को कैसे पोजीशन में रखना है। तो उसके कुछ हमारे पास प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि अरेंजमेंट, अलाइनमेंट, टेक्स्ट रैपिंग और एंकरिंग। चारों को भी पढ़ते हैं। अरेंजमेंट क्या है कि हमारे जो डॉक्यूमेंट में दूसरे इमेजेस हैं या फिर दूसरे ग्राफिक्स हैं, उनके रेस्पेक्ट में हमारा इमेज कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। तो ब्रिंग टू फ्रंट हो गया, फॉरवर्ड वन हो गया, बैक वन हो गया, सेंड टू बैक और टू फॉरग्राउंड। तो इनकी हेल्प से आप इस तरह से इमेज को अरेंज कर सकते हो। ब्रिंग टू फ्रंट क्या है कि सबसे सामने ले आएगा आपके इमेज को, सबसे ऊपर, टॉप ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स। फॉरवर्ड यानी कि एक लेवल ऊपर ले आएगा, मतलब सबसे अंदर वाले इमेज के जस्ट ऊपर आपका आ जाएगा। बैक वन यानी कि वन लेवल डाउन चला जाएगा। सेंड टू बैक का क्या है कि सबसे पीछे चला जाएगा आपका इमेज। जब मल्टीपल इमेजेस होते हैं तब की बात हो रही है ये चीजें। फोरग्राउंड यानी कि मूव द ड्राइंग ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट, बैकग्राउंड मूव द ड्राइंग ऑब्जेक्ट बिहाइंड द टेक्स्ट, टेक्स्ट के पीछे। चलो, सो अरेंजमेंट क्या है? इन ओवरलैपिंग ऑब्जेक्ट्स, अरेंजमेंट डिटरमाइंस द पोजीशन ऑफ करंट ड्राइंग विद रेस्पेक्ट टू अदर ड्राइंग्स। द ड्राइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज टूलबार कंसिस्ट ऑफ द अरेंजमेंट टूल्स। देयर आर 6 टूल्स, आपको मैंने बता दिया 6 टूल्स होते हैं। इनका नाम ब्रिंग टू फ्रंट, फॉरवर्ड वन, ये सब, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है एंकरिंग। एंकरिंग क्या है? एक रेफरेंस पॉइंट के लिए एंकरिंग हम यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने इसको सेलेक्ट किया, आप देख सकते हो यहाँ पे एक पॉइंट दिख रहा है आपको, इसको हम बोलते हैं एंकर पॉइंट। तो जहां जहां ये एंकर पॉइंट मूव करेगा, वहां वहां मेरा इमेज मूव करेगा। फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ पे नाम लिखा प्रतीक, ठीक है? अब मैं इस इमेज का एंकर पॉइंट राइट क्लिक करता हूँ इस पे, सॉरी, एक बार यहाँ पे एंकर पे क्लिक करता हूँ, एंकर
और टू कैरेक्टर कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ रख दिया अपने लेटर पे, प्रतीक नाम के लास्ट में मैंने इसको रख दिया। अब जहां-जहां मेरा प्रतीक नेम मूव करेगा ना, वहां-वहां मेरा इमेज आगे बढ़ता रहेगा। मतलब मैं इमेज को थोड़ी मूव करा रहा हूँ, मैं तो अपने नाम को मूव करा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरा ग्राफिक्स जो है वो मूव कर रहे हैं साथ में इमेज के। क्यों? क्योंकि मैंने इनका एंकर पॉइंट सेट कर दिया। इमेज हमेशा अपने एंकर पॉइंट के रिलेटिव पोजीशन में रहता है। जहां से एंकर पॉइंट इसका यहाँ पड़ रहा है, तो उसी तरह से मेरा इमेज भी मूव करेगा। अगर एंकर पॉइंट मूव कर रहा है, तो इमेज भी मेरा मूव करेगा। ये चीज़ समझ लीजिए आप। तो एंकरिंग क्या होता है? It acts as a reference point for image or drawing. Anchoring allows an image to retain its position to a page, graph, or character or frame. Clicking on the downward arrow, you can observe that an image can be anchored to a page, paragraph, character, or frame. आप एक इमेज को पेज, पैराग्राफ, कैरेक्टर और फ्रेम किसी में भी अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन में अवेलेबल है, देखो पैराग्राफ हो गया, कैरेक्टर हो गया, ठीक है। टू कैरेक्टर और एज कैरेक्टर, आप इसको एज अ कैरेक्टर भी यूज कर सकते हो एंकर पॉइंट को, ठीक है। द एंकर्ड इमेज मूव्स अलोंग विद इट, ठीक है। तो एंकर पॉइंट मूव करेगा तो वो भी मूव करेगा। आप देख सकते हो टू पेज, टू पैराग्राफ, टू कैरेक्टर और एज कैरेक्टर, ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपके पास इस तरह से। चलिए अगला है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट में क्या होता है? वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्लेसमेंट ऑफ द इमेज विद रिस्पेक्ट टू इट्स एंकर। तो एंकर के रिस्पेक्ट में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्लेसमेंट जो होता है इमेज का, उसको हम अलाइनमेंट बोलते हैं। तो अलाइनमेंट के टूल्स भी हमारे पास होते हैं, 3 वर्टिकल टूल्स हैं और 3 हॉरिजॉन्टल टूल्स हैं। इस तरह से आपके पास ऑप्शंस हैं। लेफ्ट का ये रहा, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास ये रहे हॉरिजॉन्टल वाले और ये वर्टिकल वाले हैं सॉरी, और ये तीनों हॉरिजॉन्टल वाले हैं। तो इनकी हेल्प से आप अलाइनमेंट कर सकते हो अपने इमेजेस का। अलाइनमेंट, एंकरिंग, अरेंजमेंट और टेक्स्ट रैपिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका क्वेश्चन पक्का एग्जाम में आएगा, लॉन्ग में, शॉर्ट में भी नहीं, लॉन्ग वाले में आएगा। 4 नंबर वाला जो क्वेश्चन होता है। टेक्स्ट रैपिंग, टेक्स्ट रैपिंग में क्या होता है? प्लेसमेंट ऑफ इमेज इन रिलेशन टू द टेक्स्ट। जो हमारा टेक्स्ट है और जो इमेज है, उन दोनों का क्या रिलेशन है, ठीक है। तो ये भी ड्राइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज टूलबार में आपको मिल जाता है। आपके पास 6 चॉइसेस है, रैप ऑफ, पेज रैप, ऑप्टिमल पेज रैप, रैप लेफ्ट, रैप राइट, रैप थ्रू। तो इनसे आप अपना मॉडिफिकेशन कर सकते हो। देखो रैप ऑफ में क्या होता है? टेक्स्ट जो है, जो इमेज है वो टेक्स्ट के ऊपर रहता है, यानी कि टेक्स्ट जो है वो इमेज के नीचे रहता है। पेज रैप में क्या है? टेक्स्ट फ्लोज अराउंड द इमेज, मूविंग एन इमेज विल रीअरेंज द टेक्स्ट, ठीक है। ऑप्टिमल पेज रैप में क्या होता है? इफ द स्पेस बिटवीन इमेज एंड मार्जिन इज लेस देन 2 सेंटीमीटर, देन टेक्स्ट विल नॉट बी प्लेस्ड ऑन दैट साइड। तो इमेज में और पेज के मार्जिन में अगर 2 सेंटीमीटर से कम का गैप है, तो उधर टेक्स्ट नहीं आएगा। रैप लेफ्ट में क्या होता है? टेक्स्ट इज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट। और रैप राइट में क्या होता है? टेक्स्ट इज प्लेस्ड ऑन द राइट ऑफ द इमेज। रैप थ्रू में क्या होता है कि इमेज को चीरता हुआ टेक्स्ट जाता है ऊपर से। चलिए लास्ट हमारा जो चैप्टर है इस यूनिट का वो है एडवांस्ड फीचर्स ऑफ राइटर, जिसमें हम टेबल ऑफ कंटेंट्स पढ़ेंगे और शायद टेम्पलेट्स भी है आगे, मुझे याद नहीं। देखो तो टेबल ऑफ कंटेंट्स क्या होती है? आपकी कोई भी बुक है मान लीजिए, तो बुक में सबसे पहले इंडेक्स होता है ना, या फिर कंटेंट्स करके लिखा होता है, तो उसी को हम टेबल ऑफ कंटेंट्स बोलते हैं, जिसमें लिस्ट ऑफ टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स होती है, जो कि हमारी बुक में कवर होता है अलोंग विद पेज नंबर्स। तो टेबल ऑफ कंटेंट्स जो फीचर है, उससे हम एक ऑटोमेटेड टेबल ऑफ कंटेंट्स इंसर्ट कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे मैनुअली टाइप नहीं करेंगे कि ये वाला चैप्टर इस पेज पे है, ये वाला चैप्टर इस पेज पे है। राइटर ऑटोमेटिकली आपको बना के देगा टेबल ऑफ कंटेंट्स। तो एंट्रीज और कंटेंट्स ऑफ दिस टेबल आर ऑटोमेटिकली टेकन फ्रॉम द हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स ऑफ द डॉक्यूमेंट। जो आपके डॉक्यूमेंट में हेडिंग्स हैं, उनसे वो अपने आप पकड़ लेगा। बस आपको बताना पड़ेगा कि ये वाली हेडिंग आपको लेनी है। वो कैसे आप बताओगे? आप एक जैसी स्टाइल अप्लाई करोगे सारे हेडिंग्स पे। समझ में आया ना कि मैंने सबसे पहले स्टाइल्स क्यों पढ़ाया? क्योंकि स्टाइल्स यहाँ पे काम आने वाला है। तो देखो आप सारी हेडिंग्स पे, सारे चैप्टर नेम्स पे एक जैसी स्टाइल अप्लाई करोगे। फिर जब चैप्टर के अंदर टॉपिक नेम जो आएंगे, टॉपिक नेम्स पे सारे पे एक जैसी स्टाइल अप्लाई करोगे। फिर सब टॉपिक्स पे एक जैसी स्टाइल अप्लाई करोगे। उससे क्या फायदा है कि टेबल ऑफ कंटेंट्स बन जाएगी आराम से। सो दीज कंटेंट्स आर हाइपर लिंक्ड इन द टेबल। जैसे ही आप किसी टॉपिक पे क्लिक करते हो तो आप सीधा उस पेज पे पहुंच जाओगे, टेबल ऑफ कंटेंट्स, ठीक है। अब बात करते हैं हायरार्की ऑफ हेडिंग्स। मैंने आपको बता ही दिया है कि आप 10 लेवल तक, अच्छा 10 लेवल तक आप हेडिंग्स लगा सकते हो, यानी कि एक टॉपिक, फिर सब टॉपिक, फिर उसका भी सब टॉपिक, इस तरह से आप 10 लेवल ऑफ हेडिंग्स तक लगा सकते हो। तो आपको डॉक्यूमेंट में अप्लाई करनी होती है। Once the desired heading styles are applied in the documents, the same hierarchy will be reflected in the table of contents too. तो इस तरह से आप 10 तक यूज कर सकते हो।
टेबल ऑफ कंटेंट्स को क्रिएट करने के लिए पहले आपको हेडिंग बनानी पड़ेगी। यू मस्ट एंश्योर दैट प्रॉपर हेडिंग स्टाइल सच एज हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 आर अप्लाइड। देखो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि चलो मैं इसको सबको हटाता हूँ पहले तो। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मेरे पास मैंने कुछ लिखा, मान लो चैप्टर 1 लिखा, चैप्टर 1। फिर अगले पेज पे सीधा मैं गया अगले पेज पे और मैंने यहाँ पे लिखा चैप्टर 2। फिर मैं इससे अगले पेज पे और उससे भी अगले पेज पे, यानी पेज नंबर 4 पे हूँ मैं, यहाँ पे मैंने लिखा चैप्टर 3। तो मैं क्या करूंगा, इन तीनों चैप्टर्स की हेडिंग पे पहली स्टाइल अप्लाई करूंगा जिसका नाम होगा हेडिंग 1। तो यहाँ पे जाऊंगा मैं और हेडिंग 1 मैंने अप्लाई कर दी। बाय डिफॉल्ट वो हेडिंग 1 पर करता है, आप इनको चेंज भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको हेडिंग 1 ही जरूरी है अप्लाई करनी, लेकिन बाय डिफॉल्ट वो हेडिंग 1 लेता है। लेकिन आप कोई भी यूज करो बाद में उसको आप चेंज भी कर सकते हो। फिर तीसरे चैप्टर पे आप हेडिंग 1, तीनों पे मैंने हेडिंग 1 हेडिंग 1 हेडिंग 1 लगा दी। इसका फायदा क्या हुआ उसको पता चल जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा इंसर्ट मेन्यू पे, इंसर्ट मेन्यू पे जाके और यहाँ पे आ, दिख रहा है कोई ऑप्शन टेबल ऑफ कंटेंट्स जैसा, टेबल ऑफ कंटेंट्स एंड इंडेक्स और टेबल ऑफ कंटेंट्स, जैसे मैंने क्लिक किया तो आप देख सकते हो इस तरह से ऑप्शन आते हैं। ओके कर दो सिंपल। तो देखो आपको दिख रहा है कि टेबल ऑफ कंटेंट्स इंसर्ट हो गई है, लेकिन वो नीचे हुई है क्योंकि मैंने चैप्टर 3 पे क्लिक किया हुआ था। कोई बात नहीं, इसको हटाते हैं और सबसे ऊपर जाते हैं पहले पेज पे। पहले पेज पे इसको एंटर मार मार के नीचे ले आते हैं और हम सबसे ऊपर यहाँ पे अब जाएंगे इंसर्ट मेन्यू पे और टेबल ऑफ कंटेंट्स पे जाके यहाँ पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। तो अब देख सकते हो सबसे ऊपर टेबल ऑफ कंटेंट्स मेरी इंसर्ट हो गई है। पेज चैप्टर 1 मेरा पेज नंबर 2 पे है, चैप्टर 2 मेरा पेज नंबर 4 पे है, चैप्टर 3 पेज नंबर 6 पे आप देख सकते हो। पेज नंबर 2 पे ही है चैप्टर 1, पेज नंबर 4 पे है चैप्टर 2, ठीक है, पेज नंबर 6 पे चैप्टर 3। इस तरह से आप इसको कर सकते हो। अगर मैं चाहूँ, मान लो मैं बैक स्पेस दबा दबा के पीछे ले आया चैप्टर 2 को। अब चैप्टर 2 और चैप्टर 1 देखो, चैप्टर 1 तो ये रहा पेज नंबर 2 पे और चैप्टर 2 आ गया मेरा पेज नंबर 3 पे। अब मैं क्या करूंगा, इस पे राइट क्लिक करूंगा और अपडेट इंडेक्स करूंगा तो देख सकते हो चैप्टर 1 पेज नंबर 2 हो गया, चैप्टर 2 पेज नंबर 3 हो गया। तो इस तरह से आप टेबल ऑफ कंटेंट्स को ऑटोमेट कर सकते हो इसमें, ठीक है। तो इस तरह से हेडिंग 1 हेडिंग 2 हेडिंग 3 आपको अप्लाई करनी होती है। उसके बाद जहां भी आपको टेबल ऑफ कंटेंट्स इंसर्ट करनी है वहां पे आप कर्सर को प्लेस करो। फिर आपको इंसर्ट मेन्यू में जाकर टेबल ऑफ कंटेंट्स एंड इंडेक्स, फिर टेबल ऑफ कंटेंट्स इंडेक्स और बिब्लियोग्राफी पे क्लिक करना है। तो इस तरह से वहां पे इंसर्ट हो जाएगी। उसके बाद बाय डिफॉल्ट टाइप टैब वहां पे सिलेक्टेड होता है। अब उसकी बात करते हैं। वहां पे देखो, जब भी हम ये सब काम करते हैं ना, जब भी हम ये सब काम कर रहे होते हैं इंसर्ट पे गया, टेबल ऑफ कंटेंट्स पे गया और फिर से टेबल ऑफ कंटेंट्स पे गया, तो यहाँ पे टाइप टैब खुला हुआ है। तो टाइप में आप यहाँ पे देख सकते हो टेबल ऑफ कंटेंट्स है, इसी को रहने दीजिए। टाइटल में आप कुछ भी डाल सकते हो। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख दिया IT402, तो ऊपर वही लिखा आएगा। उसके बाद ये है प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मैनुअल चेंजेस। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए गलती से मैं टेबल ऑफ कंटेंट्स में कुछ चेंजेस कर दूं वैसे ही टाइपिंग करके, तो अगर वो ना हो उसके लिए मैं इसमें टिक कर दूंगा। तो आप टेबल ऑफ कंटेंट्स में कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते हो अगर ये टिक हो रखा है तो। अगर ये टिक नहीं हो रखा तो आप टेबल ऑफ चेंजेस को कैसे भी चेंज कर सकते हो अपने अनुसार, ठीक है। फिर आपको किस किस के लिए बनानी है, पूरे डॉक्यूमेंट के लिए बनाना है या फिर एक चैप्टर के लिए बनाना है। तो मैंने एंटायर डॉक्यूमेंट किया हुआ है। कितने लेवल्स तक बनाना है, 10, 9, 8, तो आप वो भी स्पेसिफाई कर सकते हो। हेडिंग से बनाना है या फिर एडिशनल स्टाइल, जो मैंने आपको बोला था ना कि जरूरी नहीं है आपको हेडिंग 1 हेडिंग 2 हेडिंग 3 अप्लाई करना है। आप यहाँ से एडिशनल स्टाइल पकड़ के और इस तरह से भी अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो वो चीज आप समझ लीजिएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका टाइप टैब। दूसरा आपका, ठीक है, तो आप समझ गए। यहाँ पे मैंने टाइटल डाला था IT402, तो वो हो गया यहाँ पे select। चलो कोई बात नहीं, आगे और भी बातें करते हैं। उसके बाद आता है आपका एंट्रीज टैब। तो टाइटल बता दिया मैंने और डिजायर्ड टाइटल जो भी है मैंने IT402 डाला था। प्रोटेक्ट अगेंस्ट मैनुअल चेंजेस मैंने बता दिया कि जो आपके गलती से कोई भी चेंज हो जाए तो वो नहीं होना चाहिए। तो इफ दिस इज अनचेक्ड द कंटेंट्स ऑफ टेबल ऑफ कंटेंट कैन बी चेंज्ड डायरेक्टली ऑन द डॉक्यूमेंट पेज, ठीक है। चलिए, फिर क्रिएट इंडेक्स टेबल लिस्ट बॉक्स में आप एंटायर डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया था हमने, तो हेडिंग्स और सब हेडिंग्स से होती है। और आउटलाइन में अगर आपने सेलेक्ट किया हुआ है तो सो द कंप्लीट आउटलाइन ऑफ टेबल ऑफ कंटेंट इज शोन इन द प्रीव्यू।
देखिए टाइप में यहाँ पे आउटलाइन करके कुछ अगर आपको दिख रहा हो, प्रीव्यू पे आप क्लिक करोगे तो इस तरह से आपको यहाँ पे सब कुछ एज इट इज दिख रहा है कि इस तरह से मेरी टेबल ऑफ कंटेंट्स दिखाई देगी। चलिए उसके बाद यहाँ पे प्रीव्यू नाम से है, वैसे आउटलाइन नाम से होता था पहले, तो यहाँ पे आउटलाइन लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, ओके पर क्लिक करोगे आपकी टेबल इंसर्ट हो जाएगी। उसके बाद एक कुछ पॉइंट्स है जो कि आपको जानने चाहिए। हेडिंग्स जो हैं पेज नंबर के साथ आती हैं आपकी टेबल ऑफ कंटेंट्स, और एंट्री जो है वो हाइपरलिंक्ड रहती है। किसी भी एंट्री पे अगर आप माउस पॉइंटर को मूव करोगे और कंट्रोल प्लस क्लिक करोगे तो आप उसी चैप्टर पे सीधा पहुंच जाओगे। ठीक है कस्टमाइज करने के लिए आप राइट क्लिक कीजिए और एडिट इंडेक्स पे क्लिक कीजिए, जैसे मैंने भी आप करके दिखाया था। आप इस पे राइट क्लिक कीजिए और एडिट इंडेक्स टेबल पे आप क्लिक करोगे, एडिट इंडेक्स पे क्लिक करोगे तो ये आपकी इस तरह से टेबल ऑफ कंटेंट्स का डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाएगा। इसके बाद 5 टैब आपके पास होते हैं, टाइप, एंट्रीज, स्टाइल्स, कॉलम्स और बैकग्राउंड। इन सब का आप यूज कर सकते हो। टाइप मैंने आपको पूरा बता दिया है। एंट्रीज में क्या होता है, आपके पास एक स्ट्रक्चर लाइन होती है, इसमें आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि एल-एस हो गया, एन स्टार हो गया, ई हो गया, टी हो गया, हैश हो गया और हाइपरलिंक एंड हो गया। तो इनका मतलब क्या होता है, देखो एल-एस का मतलब होता है स्टार्ट ऑफ अ हाइपरलिंक, ठीक है। एन स्टार्ट का मतलब होता है नंबरिंग, ई होता है एंट्री यानी कि चैप्टर का नेम, टी होता है टैब स्टॉप, हैश होता है पेज नंबर और एल होता है एंड ऑफ अ हाइपरलिंक। यानी कि एल-एस और एल-ई के बीच में जितनी भी सारी चीजें हैं वो एक हाइपरलिंक है, यानी कि ये सारी चीजों पे आप कहीं भी क्लिक करोगे ना तो आप उस पर्टिकुलर चैप्टर पे या फिर पर्टिकुलर टॉपिक पे पहुंच जाओगे, अगर आप उस पे कंट्रोल प्लस क्लिक करते हो तो। हाइपरलिंक का मतलब समझ लीजिए, हाइपरलिंक एक ऐसा लिंक होता है जिसपे आप क्लिक करके उस पर्टिकुलर पोजीशन में पहुंच जाते हो, ठीक है। तो एल-एस और एल-ई के बीच में जितनी भी चीजें, जैसे पेज नंबर हो गया, चैप्टर का नाम हो गया, टैब स्टॉप हो गया, आप चाहे चैप्टर के नाम पे क्लिक कर दें, चाहे चैप्टर के पेज नंबर पे क्लिक कर दें, तो आप सीधा उस चैप्टर पे पहुंच जाओगे। लेकिन केवल क्लिक नहीं करना, कंट्रोल बटन दबा के साथ में तब क्लिक करना है। समझ में आ गया? तो आप यहाँ पे बीच में जो व्हाइट स्पेस है इस पे क्लिक करोगे और टैब स्टॉप आपने दबाया तो इस तरह से आप कोई भी एलिमेंट यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे इन दोनों के बीच में एक स्पेस है ना, इस पे क्लिक करूंगा, नंबरिंग पे क्लिक किया तो एक और नंबरिंग इंसर्ट हो गई। तो स्ट्रक्चर लाइन पे आप जो जो कंटेंट यहाँ पे लगा रहे हो वही कंटेंट आपकी टेबल ऑफ कंटेंट्स में आता रहेगा, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। कुछ भी आपको डिलीट करना है स्ट्रक्चर लाइन से, आप सेलेक्ट करो, कीबोर्ड में डिलीट का बटन दबा दो, डिलीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो टाइप टैब मैंने आपको बता ही दिया है ऑलरेडी। एंट्रीज टैब में आप डिफरेंट स्टाइल्स अप्लाई कर सकते हो अपना। कंटेंट्स ऑप्शन टू सेट स्टाइल्स फॉर वेरियस एंट्रीज इन द टेबल ऑफ कंटेंट्स। तो हाँ, एक और चीज है यहाँ पे, किस लेवल पे आपको अप्लाई करना है। फॉर एग्जाम्पल आपने ये सारी चीजें लेवल 1 के लिए की, आप चाहते हो लेवल 2, यानी कि पहला लेवल 1 तो हो गया आपका चैप्टर का नेम, लेवल 2 हो गया टॉपिक्स के नेम। तो टॉपिक्स के नेम में मान लीजिए आपको पेज नंबर नहीं चाहिए, तो आप यहाँ से ये वाला जो हैशटैग है जो पेज नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है इसको आप डिलीट कर दो, तो टॉपिक्स के नेम में पेज नंबर नहीं आएगा। तो इस तरह से भी आप चीजों को अप्लाई कर सकते हो। और साथ में आप कैरेक्टर स्टाइल्स भी आप अप्लाई कर सकते हो। ये चीज मैं अभी नोट्स में ऐड करना भूल गया हूँ, लेकिन आप इस चीज को जरूर ध्यान दीजिएगा। आई थिंक मैं भूल गया हूँ नोट्स में ऐड करना, अभी कर दूंगा मैं। इस क्लास के बाद सीधा मैं नोट्स में ऐड करके तभी इस पीपीटी को अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करूंगा। हाँ, तो एक और चीज है, आप कैरेक्टर स्टाइल भी यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। जैसे लेवल 1 है उसमें मुझे कैरेक्टर स्टाइल अप्लाई करनी है कोई भी, तो यहाँ सेलेक्ट करूंगा और स्टाइल को सेलेक्ट कर लूंगा, ओके कर दूंगा, तो वो पर्टिकुलर कैरेक्टर स्टाइल उस तरह से वहां पे अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। देखो आ गया समझ में? ठीक है, मैं यहाँ पे राइट क्लिक कर रहा हूँ और एडिट कर रहा हूँ वापस। अब आता है मेरा स्टाइल्स टैब। स्टाइल्स टैब में जाके क्या करना होता है देखते हैं। Contains options to apply the desired style to the text of each level in the table of contents. To apply a customer paragraph style to any level, follow the steps given below. तो किसी भी लेवल पे आपको कोई भी स्टाइल अप्लाई करनी है तो वो आप स्टाइल्स टैब से कर सकते हो। तो लेवल को सिलेक्ट करो वहां से, यहाँ पे जैसे आपको लेवल 1 दिख रहा है तो आपको इस पे कौन सी पैराग्राफ स्टाइल अप्लाई करनी है तो आप यहाँ से चूज करके कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रिमूव करने के लिए आपको क्या करना होता है, सेलेक्ट द डिजायर्ड लेवल इन द लेवल्स लिस्ट बॉक्स देन क्लिक ऑन द डिफॉल्ट बटन। मान लीजिए आपको जो भी आपने स्टाइल यहाँ पे अप्लाई की उसको रिमूव करना है तो इसको सेलेक्ट करो, डिफॉल्ट पे क्लिक कर दो, वो रिमूव हो जाएगी। कॉलम्स टैब में क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम्स आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो।
अभी मैंने 1 किया हुआ है, अब इसको 2 कर दो बढ़ा के, 2 किया आपने, ओके पे क्लिक किया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 कॉलम बन गए, एक इधर ये रहा और एक इधर ये वाला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट क्लिक करके वापस एडिट पे जाते हैं और लास्ट है हमारा यहाँ पे बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में क्या है, नन, कलर और इमेज। कलर पे क्लिक करोगे, कोई भी कलर यहाँ से अप्लाई कर सकते हो, क्लिक करो, ओके पर करोगे, कलर अप्लाई हो गया। ठीक है, या फिर आप कोई इमेज भी यहाँ से अप्लाई कर सकते हो, इमेज पे क्लिक करोगे और यहाँ पे ऐड इंपोर्ट पे करोगे तो कोई भी इमेज आप यहाँ से उठा के ला सकते हो और ओके कर दो, ओके कर दो। तो इस तरह से भाई टेबल ऑफ कंटेंट्स की बहुत छोटी है तो वो नहीं आ पाया ऑब्वियसली, लेकिन आप उस तरह से इमेज भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आपने जो भी यहाँ पे अप्लाई किया है उसको हटाना है वापस से, तो आप क्या करोगे, नन पे क्लिक कर दोगे, ओके करोगे, तो वो पहले जैसी हो जाएगी फिर से। ठीक है, तो कॉलम्स टैब मैंने बता दिया नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए होता है, और बैकग्राउंड टैब से आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो। आपको कुछ नहीं करना, कलर को चूज करना है और बस ओके पर क्लिक करना है, या फिर हाँ मैंने बता दिया आपको सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है, कलर अप्लाई हो जाएगा। कलर को रिमूव करने के लिए नन पे क्लिक कर दो, हो जाएगा। ग्राफिक को भी आप इंसर्ट कर सकते हो, एक वहाँ पे और भी ऑप्शन है एक्चुअली, इमेज के अलावा और भी चीज़ें थी। जैसे आपने यहाँ पे बैकग्राउंड पे क्लिक किया, इमेज पे किया, तो यहाँ पे कुछ बिटमैप इमेजेस टाइप हैं पहले से ही, ओके करोगे तो वो चीज़ें अप्लाई हो जाएंगी यहाँ पे। तो अपडेट कैसे करते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स को, मैंने आपको पहले बता दिया था कि जब हम किसी चैप्टर को इधर उधर हमने कर दिया तो राइट क्लिक करके अपडेट पे क्लिक करना होता है। बस राइट क्लिक किया मैंने और यहाँ पे अपडेट इंडेक्स है, इस पे क्लिक करूंगा तो चैप्टर्स हमारे अपडेट हो जाएंगे। ठीक है, डिलीट कैसे करना है, सिंपल आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना होता है और डिलीट इंडेक्स पे क्लिक करना होता है, तो वो डिलीट हो जाता है इस तरह से। अगला टॉपिक है हमारा टेम्पलेट्स। तो टेम्पलेट क्या होता है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसकी हेल्प से हम डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि कुछ चीजें उस डॉक्यूमेंट में पहले से ही होती हैं जिनको हमें बार बार यूज करना पड़ता है डॉक्यूमेंट बनाने टाइम, तो उस टाइम पे हम टेम्पलेट्स का यूज कर सकते हैं। तो टेम्पलेट इज अ प्रीसेट लेआउट दैट हेल्प्स टू क्रिएट प्रोफेशनल एंड फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स इजीली। ठीक है, चलिए। जैसे मान लो मुझे कोई कंटेंट बार बार कॉपी करना पड़ता है, जैसे कि ग्राफिक्स या फिर लोगो ऑफ कंपनी, इमेज ऑफ अ प्रोडक्ट और टेक्स्ट सच एज टैगलाइंस ऑफ अ प्रोडक्ट और अ कंपनी, लीगल नोटिसेस या फिर हेडर और फुटर, जो कि बार बार मुझे मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स में डालने पड़ रहे हैं। तो बार बार उनको फॉर्मेटिंग करने की बजाय मैं एक टेम्पलेट बनाऊंगा और उसी की हेल्प से सारे डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर लूंगा। तो ये हमारा टेम्पलेट का काम हो गया। तो टेम्पलेट का एग्जांपल देख लेते हैं हम, जैसे रेज्यूमे बना सकते हैं या फिर चैप्टर या प्रोजेक्ट की रिपोर्ट बना सकते हैं टेम्पलेट्स की हेल्प से। और भी मतलब जो हमारा टेम्पलेट होता है ना, वो सिंपल डॉक्यूमेंट की ही तरह होता है, उसी में हमारा टेक्स्ट, ग्राफिक्स, स्टाइल, सारी चीजें उसमें सिंपल डॉक्यूमेंट जैसी होती हैं। एक टेम्पलेट में वी कैन क्रिएट एंड सेव डिफाइंड हेडिंग्स, टेक्स्ट फॉर्मेट्स, स्टाइल्स, पेज नंबर्स, हेडर्स एंड फुटर, ये सारी चीजें हम एक टेम्पलेट में सेव कर सकते हैं। तो हमारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना राइटर में, सारे टेम्पलेट्स पे ही बेस्ड होते हैं। अगर कोई स्पेसिफिक आप टेम्पलेट डिफाइन नहीं करते हो तो डिफॉल्ट टेम्पलेट जो है वो ब्लैंक डॉक्यूमेंट होता है, यानी कि जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट खोलते हो ना राइटर में, सीधा जो खुलता है राइटर सीधा, वो ब्लैंक डॉक्यूमेंट खुलता है बाय डिफॉल्ट। तो एक बार हम देख लेते हैं राइटर में कि कैसे टेम्पलेट काम करता है। अच्छा, मान लीजिए आपको चेक करना है कि ये जो मेरा डॉक्यूमेंट है ना, ये कौन सा टेम्पलेट है, तो आपको कुछ नहीं करना, फाइल पे जाओ और प्रॉपर्टीज पे क्लिक कर दो। तो यहाँ पे देखो टेम्पलेट में कुछ नहीं आ रहा, यानी कि अभी तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट ही है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ मुझे एक टेम्पलेट खोलना है, तो फाइल मेन्यू पे जाऊँगा, न्यू पे जाऊँगा और यहाँ पे टेम्पलेट्स पे क्लिक कर दूँगा। याद रखना, फाइल मेन्यू में न्यू पे गया और टेम्पलेट्स पे मैंने क्लिक किया। तो टेम्पलेट्स डायलॉग बॉक्स खुलता है यहाँ पे, और मैंने मान लीजिए ये मॉडर्न बिज़नेस लेटर ले लिया, ओपन किया, ये ओपन हो गया। अब देखो, फाइल पे जाके प्रॉपर्टीज़ पे एक बार चेक करता हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पे टेम्पलेट में मॉडर्न बिज़नेस लेटर लिख के आ गया है। तो इस तरह से हम टेम्पलेट चेक कर सकते हैं। चलिए, तो ये एक बिज़नेस लेटर का हमारे पास टेम्पलेट है। इसको हटाते हैं यहाँ से। हाँ जी। तो चेकिंग मैंने बता दिया कि आपको प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करना होता है फाइल मेन्यू के अंदर, तो आप देख सकते हो कि कौन-सा टेम्पलेट हमारा डॉक्यूमेंट में एक्टिव है। चलिए, तो फाइल पे जाके न्यू पे जाके टेम्पलेट्स पे आप टेम्पलेट खोल सकते हैं, जैसे कि मैंने मॉडर्न बिज़नेस लेटर अभी खोला था वहाँ पे। अगर आप चाहते हो कि अपने डॉक्यूमेंट को एज़ अ टेम्पलेट सेव करना, तो क्या करोगे आप? मान लीजिए मैंने कुछ काम किया, एक नया डॉक्यूमेंट हम ओपन करते हैं अभी, फाइल पे जाके न्यू और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। अब मैं चाहता हूँ, मैंने इसमें लिख दिया अपना नाम केवल प्रतीक, और मैं चाहता हूँ एज़ अ टेम्पलेट सेव करो इसको, तो फाइल और टेम्पलेट्स
और सेव एज टेम्पलेट, ठीक है, इसे मैं क्लिक कर दूंगा। तो टेम्पलेट की कैटेगरी आप चूज कर लो और टेम्पलेट का नाम यहाँ पे डाल दो, उसके बाद सेव कर सकते हो। मैं यहाँ पे नाम डाल देता हूँ प्रतीक और इसको मैं कर दूंगा सेव, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ये वाला जो टेम्पलेट है वो सेव हो चुका है। इस तरह से आप खुद का भी टेम्पलेट सेव कर सकते हो। अब मैं जाऊंगा फाइल में और न्यू में और टेम्पलेट्स में जाऊंगा, तो प्रतीक नाम का टेम्पलेट अवेलेबल है, इसको ओपन करता हूँ तो देख सकते हो मेरे नाम के साथ वो नया डॉक्यूमेंट खुला है। तो इस तरह से आप अपना खुद का भी टेम्पलेट बना सकते हो। चलिए, तो ये मैंने बता दिया आपको, नाम डालना होता है, कैटेगरी डालनी होती है, उसके बाद आप बस सेव करोगे। तो कुछ कैटेगरीज के नाम दे रखे हैं, माई टेम्पलेट्स, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस, ऑनलाइन बिजनेस डॉक्यूमेंट और प्रेजेंटेशन, ये सारी कैटेगरीज होती हैं, उसमें आप कोई भी कैटेगरी में अपना डॉक्यूमेंट सेव कर सकते हो। आपको अगर डिफॉल्ट टेम्पलेट सेट करना है तो वो भी आप वहां से कर सकते हो। जैसे कि मेरा ये वाला था, मैंने अभी किया था, फाइल करता हूं मैं और एक बार फिर से इसको सेव करते हैं। फाइल में गया, टेम्पलेट्स में गया, सेव एज टेम्पलेट किया और माई टेम्पलेट से मैंने इसको पी के नाम से किया सेव और सेट एज डिफॉल्ट टेम्पलेट में भी क्लिक कर दिया और सेव किया। अब देखा ना जादू क्या हुआ, मैं जितने भी डॉक्यूमेंट खुल रहे हैं ना सबको हटा देता हूँ फिलहाल, इसको भी हटा दिया, इसको भी हटा दिया और इसको भी हटा दिया। अब मैं क्या करूंगा, देखो मैं जाऊंगा सीधा और यहाँ पे राइटर ओपन करूंगा। राइटर ओपन करते ही ना सीधा मेरा नाम लिखा हुआ आएगा पहले से ही। क्यों? क्योंकि मैंने डिफॉल्ट टेम्पलेट ही चेंज कर दिया। डिफॉल्ट टेम्पलेट अब ब्लैंक डॉक्यूमेंट नहीं है, अब डिफॉल्ट टेम्पलेट है पीके वाला टेम्पलेट। एक बार मैं चेक करता हूँ, फाइल पे गया, एक मिनट, फाइल पे जाके मैंने सिंपल प्रॉपर्टीज पे क्लिक किया, देख सकते हो टेम्पलेट में पीके लिखा हुआ आ रहा है। समझ में आ गया ना? चलो इतना तो आना चाहिए भाई समझ। तो इस तरह से आप डिफॉल्ट टेम्पलेट भी सेव कर सकते हो। सो जो टेम्पलेट की एक्सटेंशन होती है वो डॉट ओटीटी होती है। डॉक्यूमेंट की हमारी एक्सटेंशन होती थी डॉट ओडीटी, है ना, और टेम्पलेट की होती है डॉट ओटीटी। एक बार आपको कंफर्म करा देता हूँ, सबसे पहली स्लाइड पे मैंने आपको पढ़ाया था ये वाली चीज, सबसे पहली स्लाइड पे मैंने आपको बताया था ये वाला डॉट ओडीटी आपकी राइटर की एक्सटेंशन होती है डॉक्यूमेंट्स की, लेकिन अगर आप जब टेम्पलेट बनाते हो तो उसकी एक्सटेंशन डॉट ओटीटी होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Now this template file can be used by any document in LibreOffice Writer. चलिए, आपके जो बिल्ट इन सेव्ड टेम्पलेट होते हैं, पहले से ही बने बने जो टेम्पलेट्स हैं, उनको कैसे यूज करते हैं? फाइल पे जाओ, टेम्पलेट्स पे जाओ, मैनेज टेम्पलेट्स पे क्लिक करो और आप कीबोर्ड की हेल्प से भी कर सकते हो, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, एक ही बात है। देखो अभी आपने जो किया था, फाइल पे गए और न्यू पे गए और टेम्पलेट पे गए, वो भी एक तरीका था, या फिर फाइल पे जाके और टेम्पलेट्स पे जाके मैनेज टेम्पलेट्स पे जाओ, यहां से भी आप कर सकते हो। दोनों तरीके सही हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए, तो डिजायर टेम्पलेट को ओपन करो, आप वहां से अपना डॉक्यूमेंट बना सकते हो। आगे यूजिंग ऑनलाइन टेम्पलेट्स, तो अगर आपको ऑनलाइन कोई टेम्पलेट लेके आना है अपने डॉक्यूमेंट में, तो फाइल टेम्पलेट्स पे जाके मैनेज टेम्पलेट्स पे आप क्लिक करोगे, वहां पे ब्राउज ऑनलाइन टेम्पलेट्स बटन होगा बॉटम लेफ्ट पे, तो आप वहां से ऑनलाइन कुछ टेम्पलेट्स जो अवेलेबल होते हैं ओपन ऑफिस राइटर की साइट पे, वहां से आप कोई भी टेम्पलेट उठा सकते हो, ठीक है। तो आप वहां से अपने कंप्यूटर में सेव कर लीजिए और फाइल पे जाके टेम्पलेट्स पे जाके ओपन टेम्पलेट करके आप सिंपल कर सकते हो। इंपोर्ट कैसे करते हैं टेम्पलेट को? अगर मान लीजिए आपके आपने कोई टेम्पलेट डाउनलोड कर रखा है अपने उसमें कंप्यूटर में, उसको इंपोर्ट कैसे करोगे? तो बहुत ही आसान है, आप जाइए फाइल पे और टेम्पलेट्स पे जाइए, मैनेज टेम्पलेट्स पे जाइए और मैनेज में जाके इंपोर्ट का एक ऑप्शन अवेलेबल है, यहाँ से आप कोई भी जैसे माई टेम्पलेट्स कैटेगरी में सेलेक्ट की, ओके करूंगा, फिर आपका जो फाइल एक्सप्लोरर है वो खुल जाएगा, यहाँ से आप जो भी टेम्पलेट है वो सिलेक्ट कर लीजिए, ओपन कीजिए, वो टेम्पलेट इंपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं एक बार, तो इंपोर्ट टेम्पलेट से आपको क्लिक करना है और वहां से आप कैटेगरी को चूज कीजिए और एग्जिस्टिंग कैटेगरी पे भी आप कर सकते हो या फिर नई कैटेगरी भी आप क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद ओके पर क्लिक कीजिए, ओपन डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और अपना फोल्डर ब्राउज कीजिए, टेम्पलेट को क्लिक कीजिए, ओपन कीजिए, वो वहां पे इंपोर्ट हो जाएगा। एडिट करने के लिए फाइल मेन्यू में टेम्पलेट से मैनेज टेम्पलेट्स में जाइए और राइट क्लिक कर दीजिए जिस भी टेम्पलेट को आपको एडिट करना है और एडिट का ऑप्शन आ जाएगा। एक बार करके भी देख लेते हैं हम। राइट फाइल पे गया, टेम्पलेट्स पे गया, मैनेज टेम्पलेट्स पे गया,
यहाँ पे मैंने इस पे राइट क्लिक किया और एडिट का ऑप्शन मुझे मिल गया, तो यहाँ से मैं इस टेम्पलेट को एडिट भी कर सकता हूँ। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आगे सेव सेटअप डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट, तो डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ वैसे तो। राइट क्लिक करके डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट आप सेटअप कर सकते हो वहाँ पे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं फाइल पे गया, टेम्पलेट्स पे। एक तो वो होता है जब आप टेम्पलेट क्रिएट कर रहे हो, क्रिएट करते-करते ही आपने सेटअप डिफ़ॉल्ट कर दिया था। दूसरा है कि आप पहले ही क्रिएट कर चुके हो, अब आपको डिफ़ॉल्ट करना है। तो टेम्पलेट्स पे गया, मैनेज टेम्पलेट्स पे मैंने क्लिक किया। यहाँ पे मैंने जैसे इस पे राइट क्लिक किया, जैसे इस पे राइट क्लिक किया इस वाले पे और सेट एज़ डिफ़ॉल्ट मैंने कर दिया। तो ये डिफ़ॉल्ट अब सेट हो चुका है। अब रीसेट कैसे करूँगा? अब वापस से ब्लैंक डॉक्यूमेंट करना है तो राइट क्लिक करूँगा, रीसेट डिफ़ॉल्ट कर दूँगा, तो बाय डिफ़ॉल्ट अब फिर से ब्लैंक डॉक्यूमेंट ही मेरा डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट बन चुका है। ठीक है? चलो, मूविंग अ टेम्पलेट, मूविंग अप में क्या होता है? व्हेन यू प्लेस अ माउस पॉइंटर ऑन एनी ऑफ द टेम्पलेट्स इन द टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स, द टूल टिप अपीयर्स डिस्प्लेइंग द नेम ऑफ द टेम्पलेट एंड इट्स रिस्पेक्टिव कैटेगरी। तो आप एक कैटेगरी से दूसरी कैटेगरी में अगर टेम्पलेट को मूव कराना चाहते हो, तो वो भी आप कर सकते हो। टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स को ओपन करो, सेलेक्ट करो टेम्पलेट को, मूव बटन पे क्लिक करो और न्यू कैटेगरी को सेलेक्ट कर लो और ओके कर दो। एक्सपोर्टिंग अ टेम्पलेट, इससे क्या है कि आप किसी भी टेम्पलेट फाइल को स्टोर कर सकते हो आप किसी भी फ़ोल्डर में अपने कंप्यूटर पे। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है? टेम्पलेट्स डायलॉग बॉक्स को ओपन कीजिए, टेम्पलेट को सेलेक्ट कीजिए, एक्सपोर्ट बटन पे क्लिक कीजिए, उसके बाद पाथ डायलॉग बॉक्स होगा, उसमें आप अपना फ़ोल्डर चूज़ कीजिए, जिसमें आपको एक्सपोर्ट करना है। अच्छा, व्हेन अ टेम्पलेट इज़ एक्सपोर्टेड, इट इज़ सेव्ड एज़ अ टेम्पलेट फाइल एट एनी डिज़ायर्ड लोकेशन। ठीक है? अगर आपको किसी और के साथ शेयर करना है, तो भी आप टेम्पलेट को एक्सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है? चलो भाई, अप्लाइंग टेम्पलेट टू ब्लैंक डॉक्यूमेंट, आपको अप्लाई करना है तो भाई 10 बार बता चुका हूँ, फाइल पे न्यू पे जाके टेम्पलेट टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर दो या फिर फाइल पे न्यू पे जाके टेम्पलेट्स पे क्लिक कर दो, वहां से आपके टेम्पलेट्स डिस्प्ले हो जाएंगे और कर दो। अगर आपको मान लीजिए एक टेम्पलेट का जो डाटा है वो उठा के दूसरे टेम्पलेट में रखना है, तो आप कंट्रोल प्लस ए से सेलेक्ट कीजिए पूरा और कंट्रोल प्लस सी से पूरा कॉपी कर लीजिए और कंट्रोल प्लस वी से आप फिर ब्लैंक डॉक्यूमेंट में जाके पेस्ट कर दीजिए, तो आपका पूरा का पूरा कंटेंट कॉपी पेस्ट हो जाएगा। चलिए, once a template is created, it can be applied to an existing document by selecting insert text from file option। तो आप एक पहले से ही बने बनाए डॉक्यूमेंट में भी एक टेम्पलेट को अप्लाई कर सकते हो, इंसर्ट मेन्यू पे जाके टेक्स्ट फ्रॉम फाइल ऑप्शन पे जाके ब्राउज एंड सेलेक्ट द टेम्पलेट फाइल दैट हैज बीन सेव्ड ऑन द कंप्यूटर, सेलेक्टेड टेम्पलेट विल बी इंसर्टेड इन द डॉक्यूमेंट। आप टेम्पलेट को सेलेक्ट कीजिए और वो वहां पे इंसर्ट हो जाएगा। अब हमारा लास्ट टॉपिक आता है ट्रैक चेंजेस फीचर। इसमें क्या है कि आप मान लीजिए कुछ लोगों के साथ अपने डॉक्यूमेंट को शेयर कर रहे हो, आप मेरे साथ अपना डॉक्यूमेंट शेयर कर रहे हो, तो मैं जो भी चेंजेस आपके डॉक्यूमेंट में करूंगा वो चीजें आपको भी पता चलती रहे, उसके लिए आप ट्रैक चेंजेस फीचर का यूज करोगे। तो इट इज अ पावरफुल टूल दैट मेक्स द प्रोसेस ऑफ कमेंटिंग, एडिटिंग एंड रिव्यूइंग ऑफ अ डॉक्यूमेंट इजी बिटवीन मल्टीपल यूजर्स। जब यूजर्स मल्टीपल होते हैं तो आप आसानी से चीजों को रिव्यू और एडिट कर सकते हो। So a document created by one user need to be reviewed and edited by self or other users. If any modifications are made in the document directly, the original document might get lost. समझ रहे हो बात को? मान लो अगर आपने कुछ ऐसे चेंजेस कर दिए जो कि नहीं होने चाहिए थे डॉक्यूमेंट में, लेकिन आपने तो कर दिया तो डॉक्यूमेंट खराब हो गया। इसलिए आप चेंजेस को ट्रैक करते हो ताकि आपको पता चले कि कौन सी चीज कहाँ बदली गई है। तो track changes feature of writer offers an alternative method to keep a record of all the changes made in the original document. So all the changes that are recorded can be either accepted or rejected by the original author। मान लीजिए मैंने अपने दोस्त के साथ शेयर किया, तो उसने जो भी चेंजेस किए सारे चेंजेस को या तो मैं एक्सेप्ट करूंगा या रिजेक्ट करूंगा। मेरे पास पावर रहती है चेंजेस को एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने की। इसमें आपको एक ऐड कमेंट्स का भी फीचर मिलता है। जब आप रिव्यू कर रहे होते हो तो आप उसमें कमेंट्स भी अपना ऐड कर सकते हो। द ट्रैक चेंजेस टूलबार कंटेन्स वेरियस टूल्स दैट हेल्प टू ट्रैक द चेंजेस मेड बाय डिफरेंट यूजर्स। टू व्यू द ट्रैक चेंजेस टूलबार, सेलेक्ट व्यू टूलबार्स एंड ट्रैक चेंजेस। व्यू मेनू पे जाके टूलबार्स पे जाओ और ट्रैक चेंजेस पे क्लिक कर दो, तो ट्रैक चेंजेस टूलबार आपको खुल के आ जाएगा। उसमें कुछ ऑप्शन होते हैं जैसे कि व्यू ट्रैक चेंजेस, तो उसमें सारे के सारे चेंजेस आपको दिख जाएंगे जो जो हुए हैं। रिकॉर्ड ट्रैक चेंजेस में क्या है कि आपका जो ट्रैक चेंजेस फीचर है ना वो स्टार्ट हो जाता है, यानी कि चेंजेस आप जो भी अब करोगे ना वो रिकॉर्ड होने शुरू हो जाएंगे। आफ्टर दिस एनी सॉर्ट ऑफ एडिटिंग डन विल बी मार्क्ड।
any character added to this document will be displayed in a different color and any deletion done will be seen in strike through style। यानी कोई भी आप चेंज करोगे ना वो दिखेगा। आपने कुछ लिख दिया तो वो कलर में दिखेगा, किसी डिफरेंट कलर में, या फिर आपने कुछ डिलीट कर दिया ना तो वो कुछ इस तरह से डिलीशन में दिखेगा, यानी कि स्ट्राइक थ्रू, बीच में से लाइन आपको जाती हुई दिखेगी उसमें से। तीसरा है प्रीवियस ट्रैक चेंजेस, नेक्स्ट ट्रैक चेंजेस। तो इससे क्या है कि आप चेंजेस में आगे बढ़ सकते हो, जैसे कि आपने एक चेंज देख लिया, हाँ भाई ये वाला हुआ, ठीक है आगे बढ़ो, तो नेक्स्ट चेंज आपको दिखाई देगा कि क्या हुआ है। अगला है एक्सेप्ट या फिर एक्सेप्ट ऑल। तो आप कोई भी चेंज को एक्सेप्ट कर रहे हो तो एक्सेप्ट पे क्लिक कर दीजिए, अगर आपको सारे चेंजेस को एक्सेप्ट करना है तो एक्सेप्ट ऑल पे कर दीजिए। रिजेक्ट या फिर रिजेक्ट ऑल सेम चीज है, ओरिजिनल ऑथर ही कर सकता है ये, कि एक सिंगल चेंज को रिजेक्ट करना है तो रिजेक्ट पे क्लिक करेगा, और सारे के सारे चेंजेस रिजेक्ट कर रहे हैं तो रिजेक्ट ऑल पे क्लिक कर देगा। मैनेज ट्रैक चेंजेस से क्या कर सकते हो आप, मैनेज चेंजेस डायलॉग बॉक्स खुलता है, इसमें डिटेल्ड लिस्ट होती है सारे के सारे चेंजेस की, अलोंग विद द ऑथर्स नेम एंड डेट एंड टाइम ऑफ मॉडिफिकेशन। तो आपने मल्टीपल यूजर्स के साथ शेयर किया हुआ है, तो किस बंदे ने कब कितने बजे वो चेंज किया, सारी चीजें आपको मैनेज ट्रैक चेंजेस के अंदर देखने को मिलती है। इंसर्ट कमेंट में आप कोई भी कमेंट ऐड कर सकते हो। अगर आपको डॉक्यूमेंट रिव्यू के लिए प्रिपेयर करना है तो वो कैसे करोगे, यानी कि हमने चेंजेस जो भी करने थे वो कर लिए, अब क्या करोगे। तो track changes feature is used when a document is shared with one or more users for review or editing purposes. So before document is shared, one should make sure that the changes made should be recorded। देखो changes करने से पहले रिकॉर्ड करना पड़ेगा, तभी पता चलेगा, नहीं तो फिर पता ही नहीं चलेगा। This will ensure that after the review is done, the original author of the document has the option to accept or reject the changes। जो original author है उसके पास पावर है, वो changes को accept और reject कर सकता है। Before the document is sent for review, the original author should prepare the document for review and start recording the changes being made। तो भेजने से पहले ही उसको रिकॉर्डिंग शुरू करनी पड़ेगी चेंजेस की। उसके लिए एडिट मेन्यू में ट्रैक चेंजेस पे जाकर रिकॉर्ड ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा, या फिर ट्रैक चेंजेस टूल बार में भी रिकॉर्ड ऑप्शन होता है, रिकॉर्ड बटन होता है जिसपे आप क्लिक कर सकते हो। तो अगर आप चाहते हो कि कोई और यूजर इस ट्रैक चेंजेस के ऑप्शन को डिसेबल ना कर दे, तो उसके लिए आप डॉक्यूमेंट को पासवर्ड की हेल्प से प्रोटेक्ट भी कर सकते हो। तो प्रोटेक्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, न्यू डॉक्यूमेंट करना है, एडिट पे जाके ट्रैक चेंजेस पे जाके प्रोटेक्ट पे क्लिक करना है, तो फिर आप पासवर्ड डाल दीजिए, तो आपका जो है डॉक्यूमेंट पासवर्ड से प्रोटेक्ट हो जाएगा। या फिर आप प्रोटेक्ट ट्रैक चेंजेस बटन पे भी क्लिक कर सकते हो, जो कि ट्रैक चेंजेस टूल बार में अवेलेबल होता है, तो उससे भी आप पासवर्ड को डाल सकते हो। अब बोलोगे भैया बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग वाली चीज़ है, लाइटली लो, स्टेप्स इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा ऊपर-ऊपर से याद होना चाहिए कि हाँ, पासवर्ड जैसी कोई चीज़ होती थी, हम पासवर्ड अप्लाई करते हैं जब भी ये करना होता है, तो बस आपको इतना ही याद होना चाहिए। इतना मत सोचो यार कि प्रोटेक्ट चे ट्रैक चेंजेस बटन कहाँ पे होता है, ट्रैक चेंजेस टूल बार में, इतना डीप में नहीं आता एग्ज़ाम में। लेकिन मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ आपको? क्योंकि आपको एक बार कम से कम ये सुनाई देना चाहिए आपके कानों में कि हाँ, ऐसा कुछ हमने पढ़ा था। क्योंकि एग्ज़ाम में कब कौन-सी चीज़ काम आ जाए, कुछ नहीं पता। एंटर द सेम पासवर्ड इन द पासवर्ड एंड कन्फर्म टेक्स्ट बॉक्स एंड क्लिक ऑन ओके बटन। तो आपके पास 2 बॉक्सेस होते हैं, पासवर्ड डालो, फिर से उसको कन्फर्म करो, फिर ओके पे क्लिक कर दो। तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो पासवर्ड से प्रोटेक्ट हो चुका है। अब कोई भी यूज़र डिसेबल करेगा ना ट्रैक चेंजेस को, तो वो आपसे पासवर्ड माँगा जाएगा। रिकॉर्ड करने के लिए जैसे ही आप रिकॉर्डिंग को ऑन कर देते हो, तो रिव्यूअर्स कैन बिगिन रिकॉर्डिंग द चेंजेस इन द डॉक्यूमेंट। एडिट पे जाओ, ट्रैक चेंजेस पे जाओ, रिकॉर्ड पे क्लिक कर दो, या फिर टूल बार से रिकॉर्ड बटन पे क्लिक कर दो। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी से भी आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हो। तो नाउ एनी कैरेक्टर बीइंग डिलीटेड विल बी शोन एज स्ट्राइक थ्रू, पहले ही बता चुका हूँ, एंड एनी कैरेक्टर एडेड विल बी शोन इन डिफरेंट कलर, पहले बता चुका हूँ। When you place the mouse pointer on any of these changes, a tool tip is displayed giving details of the author, changes made, date and time। जैसे ही आप माउस के पॉइंटर को उस पर्टिकुलर वर्ड के ऊपर लेके आओगे, तो वो वहां पे जिसने भी चेंज किया उसका नाम दिखाएगा, डेट और टाइम दिखाएगा, और क्या चेंज हुआ है वो भी दिखाएगा। रिकॉर्डिंग को स्टॉप करने के लिए एडिट मेनू में ट्रैक चेंजेस पे जाके रिकॉर्ड पे क्लिक कर दो, या फिर टूल बार में जो रिकॉर्ड का बटन है उस पे क्लिक कर दो। अब बात करते हैं रिजेक्टिंग और एक्सेप्टिंग चेंजेस के बारे में। तो जो आपने जो भी चेंजेस किए हैं उनको ऑथर जो है रिजेक्ट या फिर एक्सेप्ट करेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हम्म, एक मिनट, डॉक्यूमेंट को ओपन करो और देन क्लिक ऑन द चेंज मेड एंड देन सेलेक्ट एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट। ठीक है, देन सेलेक्ट एक्सेप्ट ट्रैक चेंज, रिजेक्ट ट्रैक चेंज बटन,
और टू नेविगेट बिटवीन द चेंजेस मेड टू द डॉक्यूमेंट, क्लिक प्रीवियस ट्रैक चेंज या फिर नेक्स्ट ट्रैक चेंजेस बटन। देखो आपने वहां पे जो आपका जो मेन्यू था कौन सा वाला, एडिट और ट्रैक चेंजेस वाला, उसमें जाके आपको एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने हैं सारे के सारे चेंजेस एक एक करके। ठीक है, एक्सेप्ट ऑल और रिजेक्ट ऑल वाले ऑप्शन भी वहां पे थे, वो सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। एक सिंगल एक्सेप्ट करना है तो एक्सेप्ट पे क्लिक करो, सारे के सारे एक्सेप्ट करना है तो एक्सेप्ट ऑल पे क्लिक करो, एक सिंगल रिजेक्ट करना है तो रिजेक्ट पे क्लिक करो, सारे रिजेक्ट करने हैं तो रिजेक्ट ऑल पे क्लिक करो। वहां पे नेक्स्ट का भी ऑप्शन होता है और प्रीवियस का भी ऑप्शन होता है, उनकी हेल्प से आप चेंजेस को आगे पीछे भी करके देख सकते हो। ठीक है, चलिए एडिंग कमेंट्स, आप चाहो तो आप अपने चेंजेस पे जस्टिफिकेशन के लिए एक कमेंट भी ऐड कर सकते हो। जैसे कि मैं कोई चेंज कर रहा हूं तो मैं नीचे कमेंट भी ऐड कर सकता हूं कि मैंने ये चेंज क्यों किया है। सो टू ऐड कमेंट्स व्हाइल रिव्यूइंग, अब अगर हम रिव्यू करते टाइम कमेंट्स कर रहे हैं, वी कैन यूज द ट्रैक चेंजेस टूल बार एज वेल। क्लिक ऑन द प्लेस इन द डॉक्यूमेंट वेयर द कमेंट इज टू बी प्लेस्ड, देयर आफ्टर फॉलो द स्टेप्स। तो आपको क्या करना है, इंसर्ट कमेंट बटन पे क्लिक करना है जो कि ट्रैक चेंजेस टूल बार में अवेलेबल है। A comment box will be inserted on the right side of the window. It will have the name of the author and reviewer. तो वहां से आप कमेंट को ऐड कर सकते हो, टाइप करो कमेंट को और कहीं भी क्लिक कर दो डॉक्यूमेंट में, वो कमेंट वहां पे ऐड हो जाएगा। अगर one or two of users add comments, then the comments by different users will be shown in different colored comment boxes. अगर दो या दो से ज्यादा लोग कमेंट कर रहे हैं सेम चीज पे तो अलग अलग कलर्स में कमेंट्स आपको दिखाई देंगे। कमेंट्स को डिलीट कैसे करते हैं, तो वहां पे एक डाउन एरो अवेलेबल होता है बॉटम राइट में कमेंट बॉक्स पे, तो एक पॉपअप मेन्यू अवेलेबल होगी, वहां से एक डिलीट ओनली करंट कमेंट का ऑप्शन होता है, उस पर क्लिक करके आप कमेंट को डिलीट कर सकते हो। कंपेयरिंग डॉक्यूमेंट क्या होता है, जब मल्टीपल यूजर्स आपको देते हैं वर्कशीट्स या फिर डॉक्यूमेंट्स, तो उनको कंपेयर आप कर सकते हो, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से चेंजेस हमारे हुए हैं। ठीक है, तो वंस द रिव्यूअर्स हैव मेड द चेंजेस एंड गिवन देयर कमेंट्स, राइटर अलाउज अस टू कंपेयर द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट विद द रिव्यूड डॉक्यूमेंट एंड देन चूज द ऑप्शंस दैट सूट्स द बेस्ट। तो एडिट मेन्यू में ट्रैक चेंजेस पे जाके कंपेयर डॉक्यूमेंट्स ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होता है। वहां पे आप सारे जितने भी आपने नॉन ट्रैक्ड चेंजेस हैं उनको देख सकते हो और फाइल्स को कंपेयर कर सकते हो। तो आपको सबसे पहले उस फाइल को ओपन करना है जिसमें चेंजेस हुए हैं, फिर उसके बाद आपको ब्राउज पे जाके जो आपका कंपेयर टू डायलॉग बॉक्स है उसमें ब्राउज पे जाके ओरिजिनल फाइल को सिलेक्ट करो। उसके बाद फिर आपका मैनेज चेंजेस डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, वहां पे आप सारे के सारे चेंजेस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हो। चलो भाई, यहाँ पे हमारा चैप्टर होता है समाप्त। क्वेश्चंस की जो आपसे बात हुई है मेरी, क्वेश्चंस मैं अलग से एक वीडियो में कराऊंगा सारे चैप्टर्स के, यानी कि डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन के एक वीडियो में, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के एक वीडियो में, अलग अलग वीडियोस में कराऊंगा। तो थैंक यू।